मेरा नाम विश्व छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमने यूपीटीजीटी का जो 2021 में पेपर हुआ था उस पर वीडियो बनाया था और वो वीडियो बहुत लोगों को पसंद आया, तो एक डिमांड भी आने लगी पर्सनल मैसेजेस पे, यूट्यूब के नीचे कमेंट्स में कि सर कुछ एक और प्रीवियस पेपर करा दीजिए। तो उसी सीरीज़ में अब अपन लेके आए हैं 2019 में जो पेपर हुआ था वो। देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन वॉट प्रॉक्सिमिटी टू नियर मनी इज बेस्ड। निकट धन की निकटता किस पर आधारित है? निकट धन यानी जिसको आप निकट भविष्य में तरल रूप में कन्वर्ट कर सको, यानी ऐसा धन जिसे आप निकट भविष्य में कैश में कन्वर्ट कर सको, तो ऐसी संपत्तियों को अपन तरल संपत्तियां बोलते हैं, जिनको अपन तुरंत कैश में कन्वर्ट करा सकें। जिसमें कैश तो साक्षात तरल संपत्ति होता है, अगर बैंक में पैसा है तो उसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी ऐसी कई असेट्स होती हैं जो लिक्विड होती हैं और उन्हें हम तुरंत निकट भविष्य में धन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो निकट धन की जो अवधारणा है वो तरलता पे आधारित है। इसका आंसर डी होगा। ठीक है सर, इसका आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज एंटर्ड इन द डैश डैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। आप सोचिए, कैश डिस्काउंट हमें कब मिलता है? जब हम किसी का समय से पहले या समय पे भुगतान करते हैं। मान लीजिए कि किसी को अपन ने 10 दिन के अंदर भुगतान कर दिया और उसने हमें 1% डिस्काउंट दिया। मान लीजिए उसका नाम रवि है, तो हमने रवि को पैसा दिया, 10,000 रुपये देने गए थे पर 9,900 रुपये ही देने पड़े, 100 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला। अब पहले तो आपने इसकी एंट्री समझ ली। जब आप कैश बुक बना रहे हो जिसमें आपका कैश का, बैंक का, डिस्काउंट का कॉलम होता है, कैश बैंक डिस्काउंट कॉलम होता है। अब आप ज़रा सोचो, आपका कैश कहाँ है? क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट कहाँ है? क्रेडिट साइड में। तो पोस्ट कहाँ करोगे? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जाके आपको लिखना पड़ेगा बाय रवि। कैश वाले कॉलम में आप लिखेंगे 9,900, डिस्काउंट वाले कॉलम में आप लिखेंगे 100। मोरल ऑफ द स्टोरी, इनका क्वेश्चन था आप कैश बुक के अंदर जो 3 कॉलम कैश बुक होती है उसमें जो डिस्काउंट रिसीव होगा उसे कहाँ लिखोगे? तो उसे मैं क्रेडिट साइड पे लिखूँगा। इसका आंसर बी रहा। लेकिन एंट्री बनाने के लिए, यानी कैश बुक में लिखने के लिए, आप एक जनरल एंट्री मन में सोचा करो, उसकी मदद से आपसे बहुत ईजी लिखने में आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या सही नहीं है? अगर ये फाइंड आउट करना है तो मतलब 3 तो इसमें से सही हैं। साझेदारी संलेख, पहला, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का वितरण समान अनुपात में होता है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो प्रॉफिट्स को इक्वली यानी बराबर बांटा जाएगा। सेकंड है, अवयस्क साझेदार लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है। ये बात भी सही है। हानि में उसका हिस्सा नहीं आता लेकिन लाभ में हिस्सा वो प्राप्त कर सकता है। ये बात सही है। साझेदारों का मध्य संबंध संलेख द्वारा उत्पन्न होता है, लगभग सही है। पर वैसे संलेख की जगह अगर यहाँ पे ठहराव शब्द होता या अनुबंध शब्द होता तो ज़्यादा सही है। अभी भी ये वैसे सही है कि साझेदारों के आपस में रिलेशन क्या होंगे, ये उत्पन्न की जगह या तो फिर यहाँ तय वर्ड होता कि साझेदारों के मध्य संबंध क्या होते हैं, वो संलेख से तय होते हैं। और लास्ट तो लेकिन बिल्कुल ही गलत था, साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य है। तो हमको पता है कि कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य होता है लेकिन साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक है। आपकी इच्छा है, आप कराओ तो ठीक है, नहीं कराओ तो भी ठीक है। हालांकि नहीं कराने के, फर्म का पंजीकरण नहीं कराने के कई दुष्परिणाम होते हैं, वो फिर एक अलग बात है। पर पंजीयन अनिवार्य नहीं है। यहाँ लिखा था अनिवार्य है, इसलिए कथन गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। जो परफेक्ट मार्केट कहलाता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? एंट्री बैरियर होता है? नहीं होता। सेल्फ रिलायंस, फर्में क्या अपने मूल्य स्वतः निर्धारित कर सकती हैं? नहीं, वहाँ फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती हैं, तो वो सेल्फ रिलायंट नहीं होती। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट और नॉन प्राइस कंपटीशन, वहाँ पे सेलिंग कॉस्ट का एब्सेंस होता है। हाँ, ये बात सही है। वहाँ पे वितरण लागत या कहें विपणन लागत, मार्केटिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट नहीं आती। तो ये लिखा है वो बिल्कुल सही बात, सही लिखा है। और ये लिखा है कि परफेक्ट मार्केट में नॉन प्राइस कंपटीशन
तो पहले अपन को पता होना चाहिए होता है कि नहीं होता है। तो परफेक्ट मार्केट में यूँ कहें कि प्राइस कंपटीशन होता है, और यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है नॉन प्राइस कंपटीशन, तो नॉन प्राइस कंपटीशन नहीं होता है। और हमें एक ऐसी विशेषता बता दी थी जो होती है, तो इसका आंसर ये है सेलिंग कॉस्ट की अनुपस्थिति। ठीक है ना। मैंने अगली स्लाइड पे आपको कुछ बातें बता रखी है, पूर्ण बाजार की विशेषताएं दे रखी है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। पूर्ण बाजार उसको बोलते हैं जहाँ बहुत सारे खरीदने वाले, बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, सारे प्रोडक्ट ऑलमोस्ट होमोजीनियस होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं, रिप्लेसेबल होते हैं। फर्म के पास इजी एंट्री होती है, कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है, कोई भी फर्म बाजार छोड़ के जा सकती है। सभी विक्रेताओं और खरीदारों को प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होती है, और फर्में जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, वो प्राइस को डिटरमाइन नहीं करती हैं, वो प्राइस को टेकर होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती है, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पे या सेलिंग पे कोई कॉस्ट नहीं लगती है, और जो रिसोर्सेज हैं उनका इजीली मूवेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी नहीं होती है, और फर्म का मेन ऑब्जेक्ट लाभों को अधिकतम करना होता है। ये सारी विशेषताएं वो हैं जो होती हैं, उसमें से एक बार ये वाली विशेषताएं देख लीजिए, और इसी वजह से इसका आंसर ये रहा। ठीक है। अगला, मैकग्रेगर ने प्रोपाउंड किया था एक्स थ्योरी को या वाई प्रिंसिपल को या एक्स वाई थ्योरी को। उन्होंने एक्स वाई थ्योरी दी थी। एक्स का मतलब यूँ समझिए नहीं मतलब उनका एक्स थ्योरी मानती है कि कर्मचारी काम करना ही नहीं चाहता, वो एक नंबर का आलसी कामचोर होता है, उसे काम बताओगे तो भागेगा। वाई थ्योरी होती है यस थ्योरी, कि नहीं आप ऐसे कैसे कह रहे हो, हमारा कर्मचारी तो खुशी खुशी काम करता है ना। एक्स थ्योरी जहाँ यूँ मान के चलती है कि ये मुंह सुझाएगा, नाटक करेगा, जबकि वाई थ्योरी, वाई माने यस, यूँ मान लो यस। मैकग्रेगर ये बोलता है कि नहीं कर्मचारियों को चैलेंज पसंद होता है, उनको जिम्मेदारी पसंद होती है। तो एक्स वाई थ्योरी मैकग्रेगर ने दी थी, सी आंसर रहा। ठीक है। इसके बाद भी एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई आप जरूर पढ़ लीजिएगा। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, इस तरह की उन्होंने बुक लिखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, क्या सही नहीं है, तो वापस पहचानने पड़ेंगे कि इनमें 3 अगेन सही है। सही वाले कथनों को आप याद रखा करो, सत्य कथन की तरह याद कर लिया करो। पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, एनालिटिकल नेचर का है, ये गलत लिखा हुआ है। व्यापारिक लेन देन का अभिलेखन करने हेतु पुस्तपालन एक कला भी है और विज्ञान भी है, ये बात सही है। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए बुक कीपिंग को आर्ट्स और साइंस की तरह यूज़ किया जाता है। लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूहों में अभिलिखित किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ट्रांजेक्शन्स को, कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा तो कहीं पे भी लिख दिया, दीवार पे लिख दिया, कागज़ पे लिख दिया, हाथ पे लिख दिया, ऐसा नहीं होता। लेन देन अगर होगा तो उसे जनरल या सब्सिडरी बुक्स में या प्रॉपर लेजर में लिखा जाता है, तो एक प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स होता है। पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखन करने की विधि है, बिल्कुल ठीक है। तो ये पहला ही कथन गलत था, क्योंकि बुक कीपिंग जो होता है, अकाउंटेंसी फिर भी एनालिटिकल नेचर की होती है, बुक कीपिंग जो होती है वो ऐसा नहीं होती है। एक बार और आंसर देख लीजिए। बुक कीपिंग क्या है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इट इज़ प्राइमरीली क्लैरिकल एंड प्रोसीजरल, नॉट एनालिटिकल। ठीक है, मतलब ये लिपिक की प्रवृत्ति की है और ये प्रक्रियात्मक है, लेकिन इसमें विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल नेचर नहीं होता। डिमांड ऑफ फर्नीचर इज फर्नीचर की डिमांड कंज्यूमर्स की तरफ की जाती है, तो ये एक तरह से उपभोक्ता वस्तु है, और ये भी कि इसकी डिमांड परमानेंट बनी रहती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं या कुछ सेवाएं ऐसी होती है जिनकी परमानेंट डिमांड बनी रहती है, यानी स्कूल की डिमांड इस समाज में हमेशा बनी रहेगी, अस्पताल की डिमांड इस समाज में हमेशा बनी रहेगी, लकड़ी फर्नीचर की मांग हमेशा बनी रहेगी। कुछ चीज़ों की डिमांड समय के साथ भी कभी ख़त्म नहीं होती, फर्नीचर की डिमांड भी वैसी ही डिमांड है, यानी ये परमानेंट डिमांड की कैटेगरी में आती है। कंज्यूमर्स द्वारा डिमांड की जाती है घर के लिए अलमारी, सोफ़ा, पलंग, जो भी चाहिए। तो 1 और 2 दोनों इसका आंसर डी रहने वाला है। अगला है आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, जब्त करते हैं, उनके री इशू के बाद जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंस बचता है उसका क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन, कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। इसका आंसर डी है। मतलब सर क्या, जैसे अपन ने मान लीजिए 100 अंशों का हरण किया, ठीक है, 100 अंशों का हरण किया तो हमने एंट्री करी शेयर कैपिटल DR, तो जो पैसे हमें नहीं मिले उसको अपन ने कहा कॉल्स इन एरियर, और जो पैसे हमने जब्त कर लिए उसको हमने कहा शेयर फॉरफिटेड।
ठीक है, मान लेते हैं कहानी है या 1000 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये। उसके बाद अपन ने री इशू किया तो कुछ इस तरह की एंट्री करनी, मान लो बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री है आपके री इशू की। कहानी को थोड़ा सा बनाएं तो ये यूँ हुआ कि हमने जब अंशों का हरण किया तब हमें 400 रुपये का फ़ायदा हुआ, और जब हमने अंशों का री इशू किया तो हमें 100 रुपये का घाटा हुआ। बात यह है कि इस खाते में जो 300 रुपये बचे हुए हैं उसका क्या होगा, तो वो आपको लास्ट एंट्री में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसका आंसर इस तरह से आएगा, ये एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से क्या सही नहीं है। वापस वही क्वेश्चन के 3 कथन तो सत्य हैं। तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना है। अब यहाँ गणितीय शुद्धता वर्ड होता तो फिर भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। अगला है, तलपट अंतिम खाते तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है। बात बिल्कुल सही है। हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, और उसके बाद हम एकदम से फाइनल अकाउंट नहीं बनाते, इसके बीच में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हालांकि इसे बनाना ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम बनाते हैं। इसको बनाने से इसमें बहुत आसानी रहती है, ये उसके बेस का काम करता है। सही है। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ तलपट के तालमेल को प्रभावित नहीं करती, ये बात सही है। अगर हमसे एरर ऑफ प्रिंसिपल हो भी जाएगा, अगर सैद्धांतिक अशुद्धि हो जाएगी, अगर हमने किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान भी लिया तो तलपट नहीं बिगड़ेगा। तो ये बात लिखी हुई है जो सही लिखी हुई है। क्षतिपूरक अशुद्धियों को समकारी अशुद्धियाँ भी जानी जाती हैं, बिल्कुल सही है। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ हकीकत में अशुद्धियों का जोड़ा होता है। एक अशुद्धि से जो मिसमैच उत्पन्न होता है दूसरी अशुद्धि से वो कॉम्पनसेट हो जाता है, यानी वो समकारी अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, इक्वलाइजिंग एरर्स होती हैं। तो ये बात भी सही है। तो ये तीनों कथन आखिरी वाले सही है, इसका आंसर ए आएगा। तलपट का उद्देश्य, सही लाइन ये है कि तलपट का उद्देश्य खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करना है। मैं फिर दोहराता हूँ, तलपट का उद्देश्य खाता बही की गणितीय शुद्धता को जांच करना है। एक तो इन्होंने खाता बही की जगह पुस्तकों वर्ड लिख दिया, पुस्तकों में तो फिर सारी पुस्तकें आ गई, और गणितीय पुस्तकों की जगह इन्होंने शुद्धता की जांच कर दी, मतलब हर तरह से एरर। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, चेक करता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं चेक करता, वो सब कुछ चेक नहीं करता। तो एक इसका आंसर है ए। मिस्टर एक्स TCS के मार्केटिंग मैनेजर हैं। मिस्टर एक्स जो हैं वो TCS कंपनी, या कह लीजिए फुल फॉर्म अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मार्केटिंग मैनेजर हैं, तो वो क्या हैं, प्रथम पंक्ति के मैनेजर, मध्य स्तरीय मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर, ये क्या हैं सर, वो मिडिल लेवल मैनेजर हैं। मार्केटिंग मैनेजर वगैरह ये लोग बीच में होते हैं। मैं आपको एक स्लाइड बताता हूँ, उससे आपको थोड़ा आइडिया होगा। देखिए, ये जो वर्ड होता है ना, सुपरवाइज़र, फॉरमैन, शिफ्ट मैनेजर, टीम लीडर, ये समझो जो लोग कारखाने में काम कराते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस देखते हैं, वो होते हैं जो आपके बिल्कुल फर्स्ट होता है, लो मैनेजमेंट लेवल कह लो या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट कह लो वो। तो बाकी कौन, जैसे जो मार्केटिंग मैनेजर होता है, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स के जो मैनेजर होते हैं, ऑपरेशंस को देखने वाले मैनेजर्स, डे टू डे ऑपरेशंस करने वाले नहीं, उन ऑपरेशंस को देखने वाले मैनेजर्स, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं, यानी दोनों के बीच की कड़ी। और जो टॉप लेवल होता है वहाँ पे, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, तो वहाँ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, बोर्ड के होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर। ये भारी भारी जो तोपें होती है वो आपके टॉप लेवल पे होते हैं। अगेन ये सारा का सारा मैंने दे रखा है, मैं पिछले वीडियो में भी बोला, फिर बोलता हूँ, PDF आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, यानी क्वेश्चंस के अलावा उनके कहीं कहीं हमने डिटेल्स भी दिए हैं। द स्टेशनरी परचेज्ड बाय मैसर्स स्टेशनरी मार्ट विल बी डेबिटेड। मैं किताब में देख रहा था, उन्होंने इसका गलत आंसर छापा है। इसका आंसर परचेज अकाउंट होगा। मतलब क्या कि स्टेशनरी खरीदने पे, हम जनरली स्टेशनरी खरीदते हैं तो स्टेशनरी DR टू कैश होता है, लेकिन स्टेशनरी किसने खरीदी है, मैसर्स स्टेशनरी मार्ट ने, यानी इनके नाम से ये जाहिर हो रहा है कि ये स्टेशनरी का दुकानदार है। अगर स्टेशनरी का दुकानदार स्टेशनरी खरीदेगा तो वो परचेज को DR करेगा। मान लीजिए अगर मैं फर्नीचर का व्यापारी हूँ और अगर मैं स्टेशनरी खरीदूंगा तो मैं स्टेशनरी लिखूंगा, लेकिन मैं स्टेशनरी का व्यापारी हूँ और स्टेशनरी खरीदूंगा तो फिर मैं ऐसे परचेज खाते में DR लिखूंगा। इसका आंसर B होगा। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, भाई ये जो आप बुक कीपिंग करते हैं जिसको हम पुस्त पालन बोलते हैं, जो शुरू का स्टेप है, पुस्त पालन का उद्देश्य क्या है, लाभ हानि ज्ञात करना? नहीं। व्यावसायिक लेन देनों को सही और पूर्ण तरह से लिखना? बिल्कुल सही।
पुस्तपालन का उद्देश्य है संपत्तियों और दायित्वों की सही स्थिति दर्शाना? नहीं। व्यवसायिक लेन देनों की शुद्धता की परीक्षण करना? नहीं। देखिए, ये बात सही है कि बुक कीपिंग जो है ना वो नींव का पत्थर है, वो फाउंडेशन स्टोन है, उसके ऊपर ही अकाउंट्स या उसके बाद के जो इंटरप्रिटेशन एनालिसिस होते हैं वो सब होते हैं। लेकिन बुक कीपिंग का जो प्राइमरी उद्देश्य है, पुस्तपालन का जो प्रारंभिक उद्देश्य है, वो है बस चीज़ें मतलब सौदे और घटनाएं जैसे ही हों उनको लिख लिया जाए। ये मेन मकसद है। बुक कीपिंग का कभी भी मेन मकसद प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, एरर रेक्टिफिकेशन ये सब नहीं होता। प्राइमरी पर्पस होता है रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली, जैसे ही सौदा हो उसी समय उसको दर्ज कर लिया जाए। तो इसका आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः उत्पादों के विक्रय से हुई आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिसमें रोकड़ प्राप्ति, आदेश प्राप्ति, चेक प्राप्ति, बिक्री प्राप्ति। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल बिक्री हुई है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताऊं, जैसे आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो तारीख है 16 मार्च, 16 भी कहाँ, ज़्यादा हो गई, आज 18 मार्च हो गई। 18 मार्च को हमारे को एक कस्टमर से ऑर्डर मिला, ठीक है। 21 मार्च को हमने माल को रेडी कर दिया, 22 मार्च को हमने माल को रवाना कर दिया, 24 मार्च को माल कस्टमर को मिल गया और 31 मार्च को हमें पेमेंट मिली। ये 31 मार्च की जगह 2 अप्रैल को पेमेंट मिली। तो अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि अकाउंटेंट सेल्स की एंट्री कब करे, क्योंकि सेल्स का प्रोसीजर तो तब से शुरू हो गया जब से एक तरह से मान लीजिए ऑर्डर मिल गया, और फाइनल ये सौदे का अंत कब हुआ, जब हमें 2 अप्रैल को पेमेंट मिला। तो अकाउंटेंट को सेल की एंट्री तो करनी आती है, लेकिन उसे ये कैसे पता लगेगा कि उसे एंट्री कब करनी है। तो जब माल रवाना कर दिया जाता है उस दिन मानते हैं सेल हुई। तो न ऑर्डर की तिथि को, न पेमेंट की तिथि को, न प्रोडक्शन की तिथि को, जिस दिन हम सेल करते हैं, जिस दिन माल की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, जिस दिन गुड्स रवाना हो जाता है, उस दिन हमें सेल की एंट्री करनी चाहिए। तो इसका आंसर आसान सा है, ए आंसर है, ठीक है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा का क्या लक्षण है? भारी विज्ञापन करते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, इंटर डिपेंडेंट फर्म होती है, या प्राइस कंपटीशन होता है। तो इसका आंसर है नॉन प्राइस कंपटीशन। उनमें प्राइस को लेकर कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की अपने प्रोडक्ट की अपनी अपनी खासियतें, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, खूबसूरती होती है। तो वो प्राइस कंपटीशन नहीं करते। मान लीजिए 2 कार कंपनी है, एक हुंडई कंपनी है, एक मारुति कंपनी है, ठीक है। चूंकि दोनों का प्रोडक्ट ही अलग अलग है तो उनके अंदर प्राइस कंपटीशन नहीं होता। मारुति वाला बोलता है ये 10 लाख की कार है, हम कार में ये फीचर देंगे। हुंडई वाला बोलेगा ये 12 लाख की कार है, हम कार के अंदर ये फीचर्स देंगे। तो वो प्राइस कंपटीशन नहीं करते। या हुंडई के शोरूम पे जाके ग्राहक ये नहीं बोलता कि वो मारुति वाला तो 10 लाख में दे रहा है तो उससे ले लो। ऑब्वियस ही बात है, उसका फीचर, उसका प्रोडक्ट अलग है, हमारा प्रोडक्ट अलग है, तो प्राइस भी डिफरेंट चार्ज हो रहे हैं। अगर आप ब्रेड के दुकान पे जाते हो तो ब्रेड लगभग ब्रेड एक जैसा ही होता है, तो वहाँ पे वहाँ आपको प्राइस कंपटीशन मिलेगा कि ये आप 20 रुपये का बोल रहे हो, वो पड़ोसी तो 18 रुपये का दे रहा है, वहाँ वो बात चल जाएगी। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, जहाँ एक जैसा ही प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, ये भी बड़ा अजीब सा वर्ड है, मतलब कार ही बनाते हैं दोनों लेकिन उनका प्रोडक्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो वहाँ प्राइस कंपटीशन नहीं होता, या कह लो वहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद है ब्रेक इवन एनालिसिस को क्या माना जाता है? इसका नाम CVP एनालिसिस भी है, इसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं। क्या होता है ये? अगर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति को पाना है तो हमें कम से कम कितने यूनिट बेचने होंगे। अगर किसी फर्म को नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आनी है तो उसे कम से कम कितने यूनिट्स बेचने होंगे, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। मेरा एक बहुत फेवरेट एग्जांपल है, मैं बताता हूँ। सपोज़ करो अगर एक बिस्लेरी का बोतल है, बिस्लेरी पानी का बोतल है, जो मैं 10 रुपये में बेचता हूँ, जिसकी वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये है, तो मैं कमाता हूँ 4 रुपये, अगर मेरा डेली, मैं डेली की बात कर रहा हूँ, अगर मेरा डेली फिक्स्ड एक्सपेंडिचर 400 रुपये का है तो इसका ये मतलब होगा कि मुझे कम से कम 100 बॉटल तो बेचने ही पड़ेंगे।
अगर हमारे फिक्स एक्सपेंडिचर 400 रुपये हैं तो उस एक्सपेंस को कवर करने के लिए, लॉस से बचने के लिए हमें एटलीस्ट 100 बॉटल तो बेचने ही होंगे, क्योंकि हम एक बॉटल से मात्र 4 रुपये कमाते हैं, तो हमें कम से कम 100 बॉटल बेचने होंगे। तो ये होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, उसको ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है, जिसका लोगो इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट। उसके बाद आप वहाँ पे स्टोर में जाके इस कोर्स को सर्च कीजिएगा, यूपी टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 2025। इस कोर्स में आपको 5000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू मिलेंगे। हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अलावा आपको उसके अंदर 50 सैम्पल पेपर मिलेंगे। तो पिछले 10 अटैम्प्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह का लेवल आया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 50 सैम्पल पेपर्स डिज़ाइन किए हैं। ये सारे सैम्पल पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी वो क्वेश्चन हिंदी में भी हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। और अगर आप मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और अगर आप टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी अगर उसे व्यू करना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इसकी फ़ीस रखी गई है, और आप आराम से इसमें से तैयारी करके आप मान के चलिए कि इन क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इतनी डिटेल्ड प्रैक्टिस करवाई गई है। तो ज़रूर एक बार प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करेगी। तो पी से प्राप्त हुआ 1200 का बीआर, उसकी एंट्री हमने बीपी बुक में कर दी। तो देखो, हमें एंट्री करनी चाहिए थी बीआर टू पी, और हमने एंट्री कर दी पी टू बीपी। तो इसका सॉल्यूशन होगा बीआर बीपी टू पी। सर क्या लिखा आपने? मैंने इसकी सुधार प्रविष्टि लिखी है बीआर अकाउंट डीआर, बीपी अकाउंट डीआर टू पी, लेकिन इस सुधार प्रविष्टि में सस्पेंस अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये ये अशुद्धि ने तलपट को प्रभावित नहीं किया होगा। एक बार ये नियम सुन लीजिए, अगर आपकी सुधार प्रविष्टि में सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है इस गलती ने तलपट को प्रभावित नहीं किया होगा। दूसरा सुन लीजिए, दूसरे में एक देनदार था जो दिवालिया हो गया, उससे हमें 300 रुपये मिले, हमने उसके खाते को क्रेडिट कर दिया, जबकि हम इसका खाता पहले ही राइट ऑफ कर चुके। तो यूँ समझो कि हमें डूबा हुआ पैसा मिला, तो डूबा हुआ पैसा मिला तो समझो हमें एंट्री करनी चाहिए थी कैश टू बैड डेट्स रिकवर। ये इसकी सही एंट्री है जब डूबा हुआ पैसा मिलता है तो, लेकिन हमारे अकाउंटेंट को इतना पता नहीं था तो उसने एंट्री कर दी कैश टू डेटर। तो इसकी सुधार प्रविष्टि में डेटर को डीआर करेंगे और बैड डेट्स रिकवर को सीआर करेंगे, लेकिन डेटर को डीआर और बैड डेट्स रिकवर को सीआर करेंगे, लेकिन इस एंट्री में भी सस्पेंस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये एंट्री भी तलपट को प्रभावित नहीं करेगी। अब आता है तीसरा पॉइंट, एक डेटर को 800 रुपये, ये देय नहीं होगा, प्राप्य होगा। एक डेटर से 800 रुपये प्राप्य थे, लेकिन हम उसे डेटर की सूची में शामिल करने से छूट गया, तो ये एंट्री डेफिनेट आपके ट्रायल बैलेंस को बिगाड़ेगी। इसका क्या मतलब है, जैसे हमारी पुस्तक में बहुत सारे लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, यानी अजय, मोहन, राहुल, राठौर, ठाकुर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। वो सब पे हम पैसे मांगते हैं, उन सब के नाम जोड़ के एक लिस्ट बनती है जिसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ डेटर, उससे निकल के आता है डेटर्स का अमाउंट। सपोज करो एक आदमी का नाम जोड़ने से रह गया, इसका मतलब डेटर्स का फिगर सही नहीं निकला, और डेटर्स का फिगर सही नहीं निकला तो अगर आप डेटर्स का फिगर गलत भरोगे, ट्रायल बैलेंस बनाते समय डेटर का फिगर गलत भरोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। इसका अगर मैं आपको बताऊँ, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर एंट्री होती है डेटर टू सस्पेंस। अगर आप डेटर्स को पहले शामिल करना भूल गए और आप शामिल करोगे तो उसकी एंट्री होगी डेटर टू सस्पेंस। इसलिए मैं कह रहा था कि चूंकि इस एंट्री में सस्पेंस आया है तो ये एंट्री ने ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब किया होगा। आगे है, पुरानी मशीन 700 में उधार बेची, जिसको विक्रय पुस्तक के माध्यम से एंट्री कर दी। तो हमने सपोज करो एक्स आदमी को मशीन बेची, तो हमें एक्स टू मशीन करना था।
एक्स टू मशीन को अपन एक्स टू सेल समझ बैठे, यानी मशीन के बेचने को अपन ऑर्डिनरी सेल समझ बैठे। बाद में इसका सुधार जब होगा तो सेल DR होगा और मशीन CR होगा। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चल गया, लेकिन ये में आंसर क्या है, सेल्स टू मशीन। आंसर में सस्पेंस नहीं है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ नहीं है। ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ करने वाली केवल यही एंट्री है, इसका आंसर C रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन था। इफ़ द क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज मोर देन द डेबिट साइड इट इंडिकेट्स बैंक ओवरड्राफ्ट। कि सर मतलब क्या, ये आपका बैंक अकाउंट है, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो इस तरफ एंट्री होती है, आपके अकाउंट से पैसे जाते हैं तो इस तरफ एंट्री होती है। सपोज करो इधर की जोड़ है 18,000 रुपये या 1,80,000 रुपये, किस साइड की, DR की जोड़ है 1,80,000 रुपये, और क्रेडिट साइड की जोड़ है 2,10,000 रुपये। यानी हमारे अकाउंट में आए कितने कि 1,80,000, हमारे अकाउंट से गए कितने कि 2,10,000। तो ये 30,000 रुपये की सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन है बैंक ओवरड्राफ्ट। इट इंडिकेट्स बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हेन बैंक अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस इट शोज बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट, कैश सेल ऑफ अ फर्नीचर मेड बाय अ फर्नीचर डीलर इज डेबिटेड। वेल, फर्नीचर का डीलर है, फर्नीचर बेचता है, तो उसके लिए नॉर्मल बात हो गई, फर्नीचर का डीलर फर्नीचर बेचेगा ही बेचेगा। तो कैश आया और फर्नीचर गया, ऐसा नहीं बोलेगा, वो एंट्री करेगा कैश टू सेल। तो अगर इसने पूछा है डेबिट किसको करेंगे तो कैश को डेबिट करेंगे, अगर ये पूछता क्रेडिट किसको करेंगे तो सेल को क्रेडिट करेंगे। इसने पूछा है बताओ हम डेबिट किसको करेंगे तो कैश को डेबिट करेंगे। इसका आंसर A रहेगा। ठीक है, चलो उसके बाद मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी। मुद्रा के मूल्य से क्या मतलब है, मुद्रा के माध्यम से खरीदे गए स्वर्ण से, मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति से, बस यही इसका आंसर है। देखिए, मनी को ताकत किससे मिलती है, उसकी परचेजिंग पावर से। अगर मनी के अंदर परचेजिंग पावर है, तो वही है आपका वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, सोचो अभी आपके पास सच्ची का 500 का नोट है, जो 500 का नोट है होता है, वो आप किसी को देते हो, फल वाले को, मिठाई वाले को, तो वो बदले में तुम उससे कुछ फल खरीद पाओगे, कुछ मिठाई खरीद पाओगे, यानी उस 500 के नोट में परचेजिंग पावर है। सपोज करो इसी की जगह वो बच्चों के खेलने के नोट होते हैं, अब वो लेके जाओगे तो वो सामने उसके अंदर वो नोट सेम दिखाई दे रहा हो सकता है, लेकिन उससे आप मिठाई या कुछ भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसके अंदर परचेजिंग पावर नहीं होता, क्योंकि दैट इज़ नॉट बैक्ड बाय गवर्नमेंट, उसके पीछे सरकार का हाथ नहीं है। हमारी जो वैधानिक मुद्रा होता है, जिसको लीगल टेंडर बोलते हैं, लीगल टेंडर इसलिए होता है क्योंकि उसके पीछे सरकार की शक्ति होती है ना, सरकार के द्वारा उसको वैधानिकता मिली हुई होती है। तो मैं जस्ट ये बता रहा था कि करेंसी की वैल्यू से मतलब है उसके अंदर की परचेजिंग पावर। ठीक है, वेल, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। राष्ट्र के पास धन कहाँ से आता है, उसकी क्या प्रकृति होती है, उसके क्या कारण होते हैं। 1776 की उनकी ये पुस्तक थी और इस वजह से इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। वेल, आगे है शॉर्ट वर्किंग मीन्स। शॉर्ट वर्किंग मीन्स मतलब यूँ समझो कि आपने एक पत्थर की खान को लीज पे लिया और वहाँ से तय हुआ कि भाई हम 5 लाख रुपया प्रति महीना या 400 रुपये प्रति टन रॉयल्टी देंगे, विच एवर इज़ हायर। ठीक है, 5 लाख रुपया देंगे या 400 रुपये प्रति टन देंगे। अब सपोज़ करो कि हमने 1000 टन स्टोन निकाला, 1000 टन स्टोन निकाला, तो हमारी रॉयल्टी लॉजिकली तो 4 लाख बनी, लेकिन चूंकि हमने ये तय कर दिया है कि भाई कम से कम हम आपको 5 लाख रुपए तो देंगे ही, तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यानी काम के हिसाब से देखा जाए, वर्किंग के हिसाब से देखा जाए तो 4 लाख रुपए रॉयल्टी बनती है, पर
डेड रेंट के हिसाब से, फिक्स्ड रेंट के हिसाब से, मिनिमम रेंट के हिसाब से आपको मिनिमम 5 लाख तो देना ही पड़ेगा। तो ये जो 1 लाख रुपया आपको देना अभी पड़ेगा, वैसे कुल 5 लाख देना पड़ेगा, यूँ कहें 1 लाख जो फालतू देना पड़ा उसको हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। और शॉर्ट वर्किंग का रीज़न इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी। एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, हिंदी में इसको बोलेंगे न्यूनतम किराए का रॉयल्टी यानी अधिकार शुल्क पर आधिक्य। न्यूनतम किराए का अधिकार शुल्क पर आधिक्य, ठीक है। तो ये बात ए में लिखी हुई है, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। फिर बाकी तो फिर ये आगे की एक बात है कि ये जो 1 लाख अभी आपका फालतू लग गया, इसको आप अपकमिंग ईयर में भरपाई इसकी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपने लेसर के साथ किस तरह का एग्रीमेंट किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये पिछले इन द सेंस 2021 वाली वीडियो में भी आया था, तो कहने से तो यूँ कहना चाहिए कि 2019 में जो क्वेश्चन आया बाद में 2021 में भी रिपीट हुआ। समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद द मैनी नॉन एग्जॉस्टिव कैटेगरीज इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज रेफर टू। पहले मैं आपको एक बेसिक बात बता दूँ। सपोज करो आपके ग्रुप ऐसे होते 10 से 20, 10 से 30, 10 से 40। ये जो ग्रुप है ये कंफ्यूजिंग ग्रुप है। सर कंफ्यूजिंग ग्रुप कैसे? तो मैं यूँ पूछूं कि बताओ 18 कहाँ जाएगा, तो 18 आप बोलोगे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 18 फिर यहाँ पे भी तो आ सकता है क्योंकि 10 से 30 में है। चलो मैं सिंपल करता हूँ। जब हम इस तरह के ग्रुप बनाते हैं जो ओवरलैप नहीं करते, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो सबका फिक्स एड्रेस है। 18 होगा तो सपोज 18 होगा तो यहाँ आ जाएगा, 28 होगा तो यहाँ आ जाएगा, 37 होगा तो यहाँ आ जाएगा, 41 होगा तो यहाँ आ जाएगा। 40 में भी कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, 40 में नहीं जाता, 40 नीचे वाले ग्रुप में जाता है। ओके तो जब हम इस तरह के नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप बनाते हैं और उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कि 10 से 20 कितने बच्चों के आए, 8 बच्चों के आए, 20 से 30 कितने बच्चों के आए, 12 बच्चों के आए, 30 से 40 कितने बच्चों के आए, 9 बच्चों के आए, 40 से 50 का स्कोर कितने बच्चों का आया, 6 बच्चों का आया। तो अपन ने यहाँ पे जब अपन ने नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप बना के उनकी फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, टेबुलेट करते हैं, तो उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। समराइजिंग, क्योंकि बहुत सारा डेटा था, जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में 35 बच्चों का डेटा था, तो हमने 35 बच्चों को एक छोटी सी टेबल में ला दिया। तो जब हम समरी बनाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं किसका, डेटा का, और डेटा के लिए हम क्या करते हैं, नॉन एग्जॉस्टिव या नॉन ओवरलैपिंग कैटेगरीज बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेल बुक किस बात का रिकॉर्ड रखती है, कैश सेल का? बिल्कुल नहीं। असेट बेचने का? बिल्कुल नहीं। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हमने माल उधार बेचा है तो उसका? बिल्कुल सही है। अगर हमने माल उधार बेचा है तो वो सेल बुक में जाएगा। अगर आपने नकद माल बेचा है तो वो कैश बुक में जाएगा। अगर आपने असेट्स को उधार बेचा है तो जनरल प्रॉपर में जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रेलेवेंट फॉर कैश सेल सर्टिफिकेशन। अगर आप एक ऑडिटर हैं, अगर आप कैश सेल को देख रहे हैं, उसके फिगर्स की जांच कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ इसमें से काम की नहीं है? रोज की कैश सेल समरी, ये हमारे काम की है। मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर, ये हमारे काम का नहीं है। डिटेल गिवन बाय द सेल पर्सन, ये हमारे काम का है। बैंक डिटेल्स हमारे काम का है। क्या है मतलब, जैसे सपोज करो एक संस्थान ने ये लिखा है कि हमने 40 लाख की कैश सेल की है। अब आप कैसे वेरीफाई करोगे कि उन्होंने 40 लाख की सेल की है या नहीं की है? तो आप उनका जो डेली कैश सेल का रजिस्टर है वो देखोगे, आप उनके जो सेल्स पर्सन जो माल बेच के आते हैं या काउंटर पे बेचते हैं, हम उनसे कुछ जानकारी हासिल करेंगे। हम बैंक को देखेंगे कि क्या, जैसे आजकल यूपीआई से पैसा होता है, तो क्या वो पैसा हमारे अकाउंट में आया है या क्या सेल करने के बाद वो पैसा बैंक में जमा कराया गया है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको कैश सेल हुई है ये जानने में मदद करेगी। लेकिन हम अपने कस्टमर को जो मंथली हिसाब बेचते हैं वो तो डेफिनेट एंड डेफिनेट क्रेडिट सेल का होगा। सोचो, अगर आप कोई आपसे ग्राहक नकद माल ले गया तो आप उसको मंथली हिसाब क्यों भेजोगे? लेकिन अगर कोई ग्राहक आपसे आए दिन उधार माल ले जाता है तो आप उसको मंथली हिसाब भेजोगे। तो दिस इज़ रिलेटेड टू क्रेडिट सेल, इसका संबंध उधार विक्रय से है। इसीलिए
इसीलिए कैश सेल के लिए ये कहीं रेलेवेंट नहीं है। हिंदी में एक वर्ड होता है प्रासंगिक, ये वाला सौदा काम का नहीं है। ठीक है। द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ अ बिजनेस। अगर आप किसी व्यवसाय की आय की क्षमता को बढ़ाना चाहते हो, आप किसी संस्था की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, तो फिर आप उसके लिए जो खर्चा करोगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है। यूँ समझो कि मेरा एक, मान लीजिए एक ज़माने में कोचिंग सेंटर था, एक कमरा था, फिर मैंने एक टीचर और रखा और एक और कमरा बनवाया। तो ये मैंने क्यों बनवाया आप सोचो, ताकि मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूं, पढ़वा सकूं, ज़्यादा पैसा कमा सकूं। तो इस कमरे को बनवाने में मान लीजिए मेरा 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ, तो ये खर्चा कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जिनसे असेट्स का निर्माण होता है, असेट्स की संख्या बढ़ती है, जिनसे फ्यूचर में आपकी लाभार्जन क्षमता बढ़ती है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय कहते हैं। 26वां क्वेश्चन, धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घिरा हुआ होता है। यह कथन किनके द्वारा व्यक्त किया गया था? मनी इज़ द सेंट्रल पॉइंट अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस रिवॉल्व्स। तो ये स्टेटमेंट अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया है। कहीं कहीं कीन्स भी लिखा हुआ था, पर अभी इसका अपन मान से अल्फ्रेड मार्शल मान के चल रहे हैं जब तक कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिल जाता। वेल, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर डिमांड इज़ परफेक्टली इलास्टिक। देखिए, पूर्ण लोचदार मांग किसको बोलते हैं? मतलब जहाँ कीमत में थोड़ा सा भी चेंज हो तो डिमांड पूरी तरह बदल जाए। अगर अपन एक कर्व बनाएं, सपोज़ कीजिए कि यहाँ प्राइस है से 10 रुपये और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है 500। अभी मान लीजिए ये चल रहा है, लेकिन अगर आपको इस तरह की लाइन मिले तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी चेंज आया, थोड़ा सा भी नीचे आया, थोड़ा सा भी ऊपर आया, तो जो क्वांटिटी है उसमें इनफाइनाइट बदलाव आ सकता है। तो ये जो स्थिति होती है, पूर्ण लोचशील वाली मांग वाली स्थिति, उसमें होती है जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता होती है। क्योंकि देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे बायर हैं, होमोजीनियस, लगभग एक जैसा रिप्लेसेबल प्रोडक्ट है। तो थोड़ा सा भी कीमत ऊपर नीचे हुआ ना, तो मैंने जैसे थोड़ा सा प्राइस ऊपर बढ़ दिया तो हो सकता है मेरे सारे कस्टमर भाग के दूसरी तरफ चले जाएं, क्योंकि उनके पास वैसा ही प्रोडक्ट अवेलेबल है। और हो सकता है मैं थोड़ा सस्ता कर दूँ, सब लोग मेरे पास भाग के आ जाएं। तो ये जो पूर्ण लोचशीलता होती है वो आपको पूर्ण प्रतियोगिता में देखने को मिलती है। परफेक्ट इलास्टिसिटी है ना, जो होती है आपको, वो परफेक्ट मार्केट में ही देखने को मिलती है। बी इसका आंसर है। ठीक है। उसके बाद है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये नियम ग्रेशम का नियम था। 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिर 2021 में भी थोड़ी सी लाइन बदल के आया हुआ है। तो थॉमस ग्रेशम का ये कहना था कि बुरी मुद्रा जो होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसे अगर आप एक एग्जांपल से यूँ समझिए कि मान लीजिए कि अपने कंट्री में गोल्ड को भी अपन लेन देन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो पेपर करेंसी होती है उसको भी अपन लेन देन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप जानते हैं गोल्ड में तो रियल वैल्यू होती है, वो एक धातु है तो उसका एक रियल मूल्य है। तो लोग क्या करते हैं, जो रियल मनी होती है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, उसे स्टोर करके रखते हैं, उसकी होर्डिंग करते हैं, यानी उसको अपने पास रखते हैं संभाल के। ठीक है। और जिस मुद्रा का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, तो जो पेपर करेंसी है वो तो बैक्ड बाय गवर्नमेंट है, इसलिए उसका कोई मूल्य है, वरना पेपर का तो क्या ही मूल्य है। तो इसीलिए क्या होता है, चूंकि गोल्ड का वास्तविक मूल्य है तो उसे तो लोग स्टोर करके रख लेंगे, और जो मुद्रा में कोई वास्तविक मूल्य नहीं है उसे वो लोग लेन देन के लिए यूज़ करते हैं। तो हुआ क्या कि इस बुरी मुद्रा ने इस अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया। अब ये सर्कुलेट हो रही है, आपस में लेन देन के लिए इसे यूटिलाइज किया जा रहा है। तो ये थ्योरी थॉमस ग्रेशम ने दी थी कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ठीक है। इसके बाद है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता कहलाती है सीमांत उपयोगिता। इकोनॉमिक्स का एक बहुत आसान सा नियम, आप मान लीजिए एक रोटी खाते हैं और आपको 10 यूनिट की संतुष्टि मिलती है, उपयोगिता मिलती है। फिर आप एक और रोटी खाते हैं, यानी कहें इसको आप सेकंड रोटी खाते हैं। ठीक है। और सेकंड रोटी खाने से मान लीजिए आपको आपकी कुल उपयोगिता 18 पॉइंट पहुँच गई। इसका मतलब है ये है कि इससे आपको
8 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी मिली। थर्ड रोटी जो हम खाते हैं मान लेते हैं, उसके बाद हमारी TU 24 हो गई। इसका मतलब है इस रोटी को खाने से हमें 6 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी मिली है। तो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो उपयोगिता हमें मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। नेक्स्ट, वाउचिंग इज़ रिलेटेड टू। वाउचिंग बेसिकली क्या है, अगर मैं बहुत सरल शब्दों में बताऊं कि किसी व्यक्ति ने अपनी कैश बुक में लिख रखा है टू सेल 80,000 रुपये, तो 80,000 की सेल हुई। अगर अब हम उसके डॉक्यूमेंट्स ढूंढने शुरू करेंगे कि 80,000 की सेल वास्तव में हुई या नहीं हुई, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हम खंगालेंगे उसे अपन कहेंगे वाउचर। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज कैश बुक में लिखा हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपये। आपने लिखा है कि 5,000 रुपये ट्रैवल पे नकद खर्च हुए। तो हम क्या क्या चेक करेंगे, हमें देखेंगे कि ये यात्रा क्या अधिकृत थी, क्या अधिकारी से परमिशन ली गई। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो यात्रा करने गया उसने क्या आने जाने के जो बस के या रेल के किराए के टिकट हुए वो टिकट उसने दिए, जहाँ वो रुका उसका उसने कोई प्रूफ दिया। अगर उसने खाना खाया तो वो फूडिंग के बिल उसने दिए। मतलब ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है ट्रांजैक्शन की। फिर वो जो बिल वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैलिडिटी देखी जाती है, उसकी वैधता देखी जाती है कि ये वैध है या फर्जी फॉर्ज किए हुए डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने उसे जनरल में या लेजर में प्रॉपर रिकॉर्ड किया है, यानी अगर हम कैश बुक देख रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं तो हमने इसे CR साइड में प्रॉपरली लिखा है क्या। उसके बाद उसे कैश बुक में लिखने के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में लेजर में पोस्ट किया गया है या नहीं। ये सब जो हम देखते करते हैं इसको बोलते हैं वाउचिंग। वाउचिंग या प्रमाणन, जिसको अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ द ऑडिटिंग इज वाउचिंग। ठीक है, उसमें ये सारे काम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक आंकड़े संग्रह करने की विधि नहीं है। हमें पता है डेटा दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा जो हम मेहनत से अरेंज करते हैं, और एक होता है सेकेंडरी डेटा जिसमें मेहनत पहले किसी ने कर रखी है, हम वहाँ से छपाया काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो आप प्रत्यक्ष साक्षात्कार डायरेक्ट इंटरव्यू कर सकते हैं और वहाँ से प्राइमरी डेटा ला सकते हैं। आप परोक्ष साक्षात्कार या इनडायरेक्ट इंटरव्यू कर सकते हैं। जैसे अगर आपको शराबियों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप ठेके पे चले जाइए, क्रिमिनल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप पुलिस थाने चली जाइए, वृद्धावस्था के लोगों की जानकारी लेनी है तो आप ओल्ड एज होम्स में चले जाइए, तो वहाँ से आपको कुछ डेटा मिल जाएगा। तो ये प्राइमरी डेटा होता है। राष्ट्रीय साक्षात्कार इस तरह का कोई चीज़ नहीं होती है। और क्वेश्चनर मेथड जिसमें हम क्वेश्चंस भेजते हैं वो वहाँ से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी प्राइमरी डेटा अरेंज करने का स्रोत है। आपको दोनों याद करके जाने चाहिए। प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने के कौन कौन से मेथड या विधियाँ हो सकती है, उस विधि में किसकी क्या खामियाँ क्या खूबी है, और एक सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो नेशनल इंटरव्यू ये कोई प्राइमरी डेटा कलेक्शन की मेथड नहीं है। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लैरिकल एरर। अगर हमारा लेखापाल कुछ लिखने में भूल जाए, चूक की त्रुटि हो जाए, तो ये क्लैरिकल एरर है। अगर लिखते समय जोड़ गलत लग जाए, गलत साइड में लिख दे, गलत कैरी फॉरवर्ड, गलत ब्रॉड फॉरवर्ड कर दे, तो ये हिसाब की त्रुटि, कमीशन एरर, करण अशुद्धि, करने की अशुद्धि कहलाती है। ये भी क्लैरिकल एरर है। और कंपनसेटरी एरर कि एक तरफ हमने परचेज बुक की जोड़ गलत लगा दी, एक तरफ सेल्स बुक की जोड़ गलत लगा दी, दोनों गलतियों से मिसमैच ख़त्म हो गया, लेकिन ये भी क्लैरिकल एरर है। ये जो होती है ना एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसमें मतलब उसमें उस बंदे में उस लेवल का दिमाग ही नहीं होता है जो होना चाहिए। जैसे मान लो उसने एक मशीन खरीदी, उस मशीन को इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉलेशन में 2,000 रुपये दिए, तो उसने एंट्री कर दी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस टू कैश। उसके हिसाब से उसने बिल्कुल सही किया है। उसके हिसाब से उसने मशीन को इंस्टॉल करने का जो खर्चा हुआ उसकी 2,000 की एंट्री प्रॉपर की है। लेकिन उसे कोई अगर ये बताएगा कि मशीन को जब तक हम स्टार्ट नहीं कर देते, जब तक उसे यूज़ में नहीं लेने लग जाते, तब तक उसका जो भी खर्चा होता है वो मशीन के अंदर ही ऐड होता है। तो मशीन टू कैश करनी चाहिए थी, लेकिन उसने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस टू कैश कर दी। तो यहाँ पे क्या है, उससे करने में गलती नहीं हो रही, उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, उसके प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है, फंडे क्लियर नहीं है। तो ये होती है सिद्धांत की त्रुटि।
तो सिद्धांत की त्रुटि जो होती है वो है ना क्लैरिकल एरर में नहीं आती। अगला है पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है उसे हम कहते हैं आरक्षित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक कंपनी के 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे गए। 10 लाख में से कंपनी ने मान लीजिए 8 लाख रुपए तो मांग लिए, है ना, और इसको तो अपन कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। 2 लाख रुपए अभी तक नहीं मांगे हैं तो उसको अपन कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल, अयाचित पूंजी। फिर 2 लाख में से 1 लाख हमने ये कहा कि 1 लाख रुपए हम अगले वर्ष नहीं मांगेंगे, 2, 4, 5 वर्ष के बाद भी नहीं मांगेंगे। ये पैसा हम केवल समापन के समय ही मांगेंगे। इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो अगर इसको पूरी बात यूँ होती है कि अयाचित पूंजी का वह भाग या पूंजी का वह भाग जिसे हमने कंपनी के समापन के समय तक के लिए सेव कर लिया है, रिजर्व कर लिया है, उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको है ना एक ऑप्शन देगा कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व अलग चीज़ है। इस वाली ये जो फंडा अभी डिस्कस हुआ उसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। द लैटिन वर्ड ऑडायर, ये AUDIR है। द लैटिन वर्ड ऑडायर का मतलब क्या होता है? सुनना, लिसन, ठीक है। अभी तो अंकेक्षण ऑडिट होता है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है जिसे पढ़ा जाता है। पुराने ज़माने में जो खातों की जांच करता था वो रिपोर्ट अपने अधिकारी को, राजा को, मंत्री को पढ़कर सुनाता था। तो ऑडायर, ऑडिट वहाँ से आया है। तो ऑडिट का मतलब है सुनना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। इसमें से ऑडिट का क्या मकसद नहीं है? रिकॉर्डिंग ऑफ द ओरिजिनल एंट्री, ये बिल्कुल भी ऑडिट का मकसद नहीं है। वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना, ये मकसद है। त्रुटियों का पता लगाना, धोखाधड़ी का पता लगाना, ये सब मकसद है। ऑडिट का वैसे सबसे मेन मकसद ये होता है कि जो वित्तीय विवरण तैयार हुए हैं उस पर वो अपनी रिपोर्ट दे कि ये वित्तीय विवरण ओके हैं या ओके नहीं है, उसका मेन काम होता है। और इस काम के दौरान वो त्रुटियों और कपट वगैरह का पता लगाता है। त्रुटि में अनइंटेंशनल एरर होती है, गैर इरादतन गलती होती है। धोखाधड़ी या कपट में सामने वाला जानबूझ के गलती करता है, बेईमानी करता है। ऑडिट का ये सहायक उद्देश्य होता है कि कोई गलती हुई हो, कोई कपट हुआ हो तो उसका भी वो पता लगाए। लेकिन मेन अकाउंटिंग करना ये ऑडिटर का काम नहीं होता। जैसे अगर मान लो मैं CA रहा हूँ तो मेरा ये काम नहीं है कि मैं जाके अकाउंट्स बनाऊँ। अकाउंट्स तो हमेशा कोई और बनाएगा। अकाउंट बनाएगा अकाउंटेंट, और चार्टेड अकाउंटेंट जो कि एक ऑडिटर होता है वो उनकी जांच करता है कि अकाउंट्स प्रॉपर बने हैं कि नहीं बने हैं। अब CA ही अगर अकाउंट्स बनाएगा तो फिर जांचेगा कौन? ठीक है, चलो। किसी कंपनी में आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति ये 19 और 21 दोनों में आया हुआ है। इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है BOD द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, ठीक है। वैसे जो कंपनी का मेन ऑडिटर होता है जिसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलते हैं, वैधानिक अंकेक्षण बोलते हैं, उसकी नियुक्ति शेयर होल्डर द्वारा की जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग में की जाती है। लेकिन जहाँ तक इंटरनल ऑडिटर की बात है तो एक तो इंटरनल ऑडिटर के CA होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी डिग्रीधारी, डिप्लोमाधारी या गैर योग्यता वाले को भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, जिसको वो ठीक समझते हो, ठीक है। चलिए, अंडर रॉयल्टी अकाउंट इफ़ देयर इज अ स्ट्राइक फॉर सम पीरियड। देखिए, अगर मान लीजिए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पत्थर की खान का एग्जांपल लिया और उसमें मैंने बताया कि 5 लाख रुपया महीना तय हुआ, ठीक है। और एक्चुअल में आप जो स्टोन निकालोगे उसकी रॉयल्टी भी तय हुई, मान लीजिए 400 रुपये प्रति टन हुई। इनकी कहानी ये है कि मान लो 5 लाख, इसको पर एनम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 5 लाख रुपए 1 साल का तय हुआ, तो मान लीजिए कि 73 दिन साल में हड़ताल हो गई। 73 दिन मतलब साल का 1/5 ईयर तो हड़ताल होगी, तो हड़ताल में तो आप चाह के भी स्टोन निकाल नहीं सकते। तो जनरली क्या होता है, क्लॉज डाल दिया जाता है लीज एग्रीमेंट में कि अगर स्ट्राइक वगैरह के कारण लेसी माल नहीं निकाल पाया, उत्पादन नहीं कर पाया, तो उतने रुपए से मिनिमम रेंट को कम कर दिया जाएगा। जैसे अभी 5 लाख मिनिमम रेंट था,
इसका मतलब है वैसे आप उत्पादन करो चाहे मत करो, आपको 5 लाख तो कम से कम देना ही है। ज़्यादा होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा देना पड़ेगा, वरना 5 लाख तो देना ही देना है। लेकिन अगर 1/5 ईयर हड़ताल ही चली तो 5 लाख का 1/5 ईयर हो गया 1 लाख रुपया, 1 लाख। तो इसका मतलब है आपको मिनिमम रेंट के तौर पे आप 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 4 लाख रुपए वर्सेस जो आपने उत्पादन किया उसमें आप देख लो। तो ये होता है कि अगर स्ट्राइक वगैरह होती है तो जनरली लीज एग्रीमेंट में ये क्लॉज होता है, ये खंड या धारा होती है कि उतने अमाउंट से मिनिमम रेंट को रिड्यूस कर दिया जाएगा, न्यूनतम किराए को आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। तो 3 इसका आंसर है ना, ठीक है। द मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली व्हेन सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन्ड, स्पेशल डिस्काउंट टू कस्टमर्स आर एंटर्ड इन। वेल, अगर आपने सहायक पुस्तकें रखी है, यानी इसका मतलब होता है कि आपने जनरल ना बनाकर जनरल की जगह जो 8 पुस्तकें होती है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR बुक, BP बुक, कैश बुक, जनरल प्रॉपर, अगर आपने ये 8 पुस्तकें रखी है और अगर आप उस समय स्पेशल डिस्काउंट देते हो तो वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा जनरल प्रॉपर में। क्योंकि कैश प्राप्त करते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है वो तो फिर कैश बुक में जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपने कस्टमर्स को यूं ही प्यार मोहब्बत में पैसा छोड़ दिया तो वो स्पेशल डिस्काउंट जनरल प्रॉपर में जाया करता है, ठीक है। द प्लान ऑफ वर्क टू बी डन बाय द ऑडिटर इज कॉल्ड, मतलब ऑडिटर ये जो प्लान बनाता है कि काम कौन करेगा, कब करेगा, कितना करेगा, ठीक है, ये जो तय वो करता है उसे अपन बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो ऑडिटर पहले जाता है ना, पूरा असेसमेंट या वैल्यूएशन करके आता है कि इंटरनल कंट्रोल कितना है, रिस्क क्या है, क्लाइंट हमसे क्या चाहता है। वो तय होने के बाद वो एक डिटेल्ड प्रोग्राम बनाता है कि कौन सा कार्य कब किसके द्वारा कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो उसे अपन कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम, अंकेक्षण कार्यक्रम। वेल, अगला, द मिडिल वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड ऑर्डर नंबर, ये क्वेश्चन भी 19 और 21 दोनों में आया है। अगर आपने आंकड़ों को फिक्स्ड ऑर्डर में जमा रखा है, चाहे आपने असेंडिंग ऑर्डर जमा रखा है, मान लीजिए 9, 11, 25, 45, 61, या आपने यूं जमा रखा है 61, 45, 25, 11, 9, एक एग्जाम्पल है, यानी असेंडिंग में जमा रखा है या डिसेंडिंग में जमा रखा है। लेकिन अगर सीरीज़ आपकी ऑर्डर्ड है और ऐसे में जो मिडिल वैल्यू होती है, जो बिल्कुल बीच में होती है, वो कहलाती है मीडियन। तो अगर क्रमबद्ध श्रृंखला है, क्रम से जमी हुई श्रृंखला है, तो उसका मध्य स्थान पे जो वैल्यू होगी वो बताती है मध्य का, मीडियन। वेल, अगला, आय एवं व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाले आधिक्य अथवा कमी को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, कैपिटल फंड में। आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। क्रेडिट साइड में आप अपनी इनकम को बुक करते हो, जो आपकी इनकम हुई, से मान लीजिए 1,70,000, और डेबिट साइड पे आप अपने एक्सपेंडिचर बुक करते हो, मान लीजिए 1,40,000। आपकी इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है, ये जो 30,000 है इसे सरप्लस कहेंगे। तो ये जो सरप्लस है उसका क्या होगा, वो जाएगा कैपिटल फंड में। इसको पूंजी कोष बोलेंगे। कोष के लिए निधि शब्द भी होता है, तो पूंजी निधि भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जब आप एकाकी व्यापारी पढ़ते हो, सिंगल व्यापारी पढ़ते हो, तो आपका जो एंड रिज़ल्ट होता है वो कैपिटल में जाता है। जब आप पार्टनरशिप पढ़ते हो, वहाँ आपका जो एंड रिज़ल्ट होता है, जो एंड में डिविजिबल प्रॉफिट होता है, वो पार्टनर्स में जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। अगर आप कंपनी अकाउंट्स की बात करते हो, जहाँ बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो उनका जो भी नतीजा होता है वो शेयर होल्डर में जाता है, ठीक है। और अगर कोई NPO है, NGO है, अगर उन्होंने कोई लाभ कमाया है, लाभ नहीं बोलते वो उसको या तो बचत बोलते हैं या घाटा बोलते हैं, या तो सरप्लस बोलते हैं या डेफिसिट बोलते हैं, तो वो उसे कैपिटल फंड में दिखाया करते हैं। इसका आंसर डी होगा। वेल, अगला क्वेश्चन, प्रबंधन हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है, यह परिभाषा दी गई है। तो ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय R.C. डेविस। दिस डेफिनेशन इज़ गिवन बाय R.C. डेविस। फिर मैंने एक कहीं से किताब ढूंढी तो उसमें मेरे को ये बहुत सारी परिभाषा दिखी। इसमें पीटर F. ड्रकर ने मैनेजमेंट को डिफ़ाइन किया है,
टेरी ने डिफ़ाइन किया है, राल्फ सी डेविस ने डिफ़ाइन किया है कि मैनेजमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर, यानी हर जगह मैनेजमेंट की तो ज़रूरत होती ही है, मतलब ये मैनेजमेंट के सार्वभौमिकता के गुणों को व्यक्त करती है उनकी परिभाषा। इसके अलावा मैकफारलैंड ने परिभाषा दी है, लुइस एलन ने परिभाषा दी है, हेनरी फेयोल ने दी है, हैरोल्ड कुंटर्स ने परिभाषा दी है। तो 7 या 8 परिभाषाएं तो खाली इस एक पन्ने पे हैं, तो ये तो खैर लक की वाली बात थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर डज नॉट अफेक्ट द रिकन्सिलिएशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती? अगर निक्षेपण और खतौनी संबंधी त्रुटि की है, अगर आपने लेजर पोस्टिंग में गलती की है तो ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आपने कोई राशि तलपट में लिखने से चूक गए तो आपका ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब होगा ही होगा। ठीक है, डिस्टर्ब की बात चल रही है। उसके बाद है लास्ट वाला, अगर आप बही खाते में किसी प्रविष्टि को करने से चूक गए, जैसे मान लीजिए आपने एंट्री करी राकेश टू सेल्स और इसे आप राकेश के अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए या सेल्स के अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए, तो ये एंट्री भी ट्रायल बैलेंस को प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर आप किसी असेट्स को एक्सपेंस के तौर पे लिखते हो, अगर आप किसी असेट्स को एक्सपेंस के तौर पे लिखते हो, टेक्निकली सेइंग अगर आप किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे लिखते हो, इसका मतलब है कि आप जो कर रहे हो वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एरर ऑफ प्रिंसिपल तलपट को प्रभावित नहीं करती। ये आज की वीडियो में 2-3 बार आ चुका है, तो सी इसका आंसर होगा। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है कि खाते सत्यता को बताते हैं या नहीं, खाते निष्पक्षता को बताते हैं या नहीं, खाते वैलिड हैं या नहीं, इन सभी पे। तो बिल्कुल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है, उसमें वो पहले पेज पे क्लियर कट लिख देता है कि अकाउंट्स जो हैं उसकी नॉलेज के हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं, यानी अकाउंट्स सच्चे हैं, सही स्थिति दिखाते हैं, बिल्कुल वैलिड हैं, इस पे वो अपनी रिपोर्ट देता है या नहीं, जैसा भी वो बता देता है। तो इन चीज़ों पे वो अपनी रिपोर्ट देता है। अक्सर मामलों में वो क्लीन रिपोर्ट देता है, और अगर उसको कुछ गड़बड़ लगती है तो क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। बहुत ज़्यादा गड़बड़ रिपोर्ट होती है तो वो आपको क्या कहें, नेगेटिव रिपोर्ट देता है। ठीक है, चलिए ओके। वेल, विच मीडियम इज़ यूज्ड फॉर इलिटरेट कंज्यूमर, अगर आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला अनपढ़ है तो आप क्या प्रकाशन माध्यम जैसे क्या पत्रिका, अखबार इसका इस्तेमाल करेंगे? नहीं करना चाहिए, पढ़ ही नहीं सकता। क्या पोस्टर या होर्डिंग का इस्तेमाल करेंगे? कोई मतलब नहीं है पोस्टर बंटवाने का, होर्डिंग्स लगवाने का, उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। क्या आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से विज्ञापन करेंगे? जो ट्रक ऑटो जा रहे हैं उस पर विज्ञापन करेंगे, पढ़ ही नहीं पाएगा। उसके लिए आप ब्रॉडकास्टिंग मीडियम यूज़ कीजिए, उसके लिए आप टीवी, रेडियो, एफएम, इस तरह की चीज़ें जिसमें वो सुनाई दे या उसे दिखाई दे, पढ़ना ना पड़े, है ना, ऐसी चीज़ इस्तेमाल कीजिए अगर आपका कंज्यूमर बेस इलिटरेट है, अनपढ़ है तो। ठीक है, तो कभी आप गाँव में जाइएगा तो गुन सुनो 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 गाँव वालों सुनो, ऐसा एक ऑटो घूमता रहेगा, ठेले पे घूमता रहेगा, क्योंकि अगर गांव में अगर वहाँ अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं तो। ठीक है, प्रसारण माध्यम। इसके बाद है हाउ मैनी डायरेक्ट चॉइस क्वेश्चन शुड देयर बी इन द क्वेश्चनर। वेल, ये तो थोड़ा फालतू सा क्वेश्चन था कि प्रश्नावली में अगर सीधे विकल्प दें तो कितने देने चाहिए? तो 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, 3 से ज़्यादा भी दे सकते हो। क्या इन्होंने बाय द वे आंसर 2 दिया है तो ठीक है, 2 लिख लेते हैं, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उत्पादक सेवाओं के आगतों की दर और निर्गत की दर के बीच संबंध कहलाता है। जो रिलेशनशिप होता है इन रेट ऑफ इनपुट और रेट ऑफ आउटपुट के बीच में, जो रिलेशन होता है उसे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, जैसे अगर मैं बनाऊंगी T बराबर A इंटू क्यू, फॉर एग्जांपल कि टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे निपटेगा, तो ये एक तरह का प्रोडक्शन फंक्शन हमने बना दिया। इसमें जैसे जैसे मैं वैल्यू 1 भरूंगा तो वैसे वैसे मुझे यूनिट्स पता लग जाएगी, है ना। जैसे ये मान लीजिए इतने किलो माल है और ये नंबर ऑफ़ लेबर्स हैं और इनको मैंने इंटू कर दिया, तो
प्रोडक्शन फंक्शन जैसे इस तरह का होता है कि किस रेट से इनपुट करने पे क्या आउटपुट निकलेगा, वो चीज़ है, ठीक है। तो उसे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसके बाद है द पर्सन ऑफ द कंपनी हु साइंस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमें पता है एमओए होता है कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइब्रेरी क्लॉज होता है। उसके अंदर एक होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज। वो लोग जो ये एक तरह से शपथ लेते हैं कि हाँ हम कंपनी बनाने को तैयार हैं, हाँ हम कंपनी के इतने मिनिमम शेयर्स खरीदने को तैयार हैं, तो वो जो लोग हैं जो उस एमओए पे साइन करते हैं वो कहलाते हैं सब्सक्राइबर ऑफ एमओए, पार्षद सीमा नियम के अभिदाता, जिनका नाम एसोसिएशन क्लॉज में लिखा जाता है या उसी को सब्सक्रिप्शन क्लॉज कहलाते हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 7 और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 2 सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। मांग का नियम क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में रिवर्स संबंध होता है। प्राइस अगर ऊंचे जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। सिंपल एग्जांपल बताऊं, एप्पल मान लो 60 रुपये किलो होगी, तो हो सकता है कि गांव में यानी शहर में, मोहल्ले में 500 किलो एप्पल खरीदे जाएं। लेकिन वही एप्पल अगर 240 रुपये किलो होगी तो फिर आप मान के चलिए कि बहुत सारे लोग एप्पल नहीं खाएंगे, 1000 तरह के फल और होते हैं वो खा लेंगे, उसकी तरफ चले जाएंगे, एप्पल खाना कम कर देंगे, अपने आप एप्पल का दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। तो जनरली देखा जाता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में विपरीत या नकारात्मक संबंध होता है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी 19-21 दोनों में आया हुआ है। उसके बाद है मनी इज़ दैट विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मनी। क्या बात है, क्या डालोगे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे, इंसान वो है जो इंसानों जैसा काम करे, स्टूडेंट वो है जो स्टूडेंट जैसी पढ़ाई करे, मुद्रा वो है जो मुद्रा जैसा काम करे। बात चलते वॉकर ने कही थी। तो वॉकर ने कहा था मुद्रा वो है, फ्रांसिस एमेसा वॉकर डिफाइंड मनी एज मनी इज़ दैट विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मनी। 51st द पर्पस ऑफ लेजर बुक इज़। बही खाते का उद्देश्य है लेन देनों का वर्गीकरण करना, लेन देनों का समूहीकरण करना, प्रत्येक खाते का शेष ज्ञात करना, या ये सभी। जब आप लेजर बनाते हो तो क्या होता है, पहले जैसे ही जनरल एंट्री में पहले हम जनरल एंट्री करते हैं, उसमें जो खाते इन्वॉल्व होते हैं हम वो खाते खोलते हैं, फिर उस खाते में वो सारी एंट्रियां जो उससे रिलेटेड हैं उसको डालते जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम खातों के शेष भी निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि हम सौदों का वर्गीकरण करते हैं, किसको कहाँ जाना चाहिए, उसके बाद सारे खाते या सारी ट्रांजैक्शन उस खाते से रिलेटेड वहीं पहुंचाते हैं, और लास्ट में डीआर और सीआर का टोटल निकाल के क्या खाते में बैलेंस चल रहा है वो भी करते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा, उपयुक्त सभी। लेजर के थ्रू हम ये सारे काम करते हैं। अगला है द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी। प्रॉफिट एंड लॉस है, हम जानते हैं सीआर साइड में आपके इनकम होते हैं। सपोज करो आपके इनकम का योग आ रहा है 80,000 रुपये, डीआर साइड पे आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, वो आ रहे हैं, सपोज करो उसका जोड़ आ रहा है 1 लाख रुपया। तो जब खर्चा ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है तो हम उसे अनफेवरेबल या प्रतिकूल शेष कहते हैं। और प्रतिकूल शेष मतलब हानि हो गया, और हानि कौन भुगतेगा, व्यापार का स्वामी भुगतेगा। व्यापार का लाभ कौन एंजॉय करता है, व्यापार का स्वामी। व्यापार में हुई हानि कौन भुगतता है, व्यापार का स्वामी। तो फिर हानि का हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल में से माइनस कर देंगे, तो उसकी कैपिटल में से घटाना चाहिए, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। तो इसका आंसर होगा कि पी एंड एल का, अच्छा कोई इसकी एंट्री पूछे तो क्या होती है, चूंकि उसकी कैपिटल में से काटा जाएगा तो कैपिटल को डी आर करेंगे, एंट्री होगी कैपिटल टू पी एंड एल। पक्का, बिल्कुल। देखो ना, ये 1 लाख का जोड़ इधर आया, इधर 80,000 रुपये आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको 20,000 रुपये का जो लॉस होगा, वो 20,000 का लॉस आपको कैपिटल अकाउंट में लिखना होगा। और यहाँ से आप एंट्री बनाने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी एंट्री इस तरह की बनेगी, कैपिटल अकाउंट डी आर टू पी एंड एल। ये एंट्री किस लिए है, नेट लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए है, ठीक है। चलो अगला है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज प्रोपेगेटेड बाय। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रचार या प्रसार
किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है एच गोसेन। एच गोसेन ने कहा था कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की एक और यूनिट कंज्यूम करते जाओगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होते चली जाएगी। इसके बहुत एग्जाम्पल है। पहली रोटी हमें बहुत स्वाद संतुष्टि देती है, फिर अगली रोटी थोड़ी कम, तीसरी रोटी कम, फिर उसके बाद अपन उठ ही जाते हैं, चौथी पांचवी रोटी से हमें और कम उपयोगिता मिलेगी। तो ये नियम एच गोसेन, जिनका पूरा नाम था हरमन हेनरिक गोसेन, जो कि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया था। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल ने इस नियम को पॉपुलराइज किया। उनकी जो बुक थी वो थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, विच केम इन 1890। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1819 में उन्होंने इसको और प्रचारित किया, पॉपुलराइज किया। अगला है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द बैलेंस ऑफ पीवीडी अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। वेल, जब फर्म का समापन हो रहा होता है तो जैसे मैं थोड़ा आपको बैलेंस शीट बताऊं। ये बैलेंस शीट है, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म की, उसमें डेटर दिखाई दे रहे हैं 52,000 के, पीबीडी दिखाई दे रहा है 2,000 रुपये का, और बाहर डेटर आ रहे हैं 50,000 के। तो जब अपन सीखते सिखाते हैं तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि जब आप डेटर को ट्रांसफ़र करेंगे तो कितनी वैल्यू पे करेंगे। मैं पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो डेटर जिसका डीआर शेष होता है उसे सीआर कर दिया जाता है रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करके। तो एक एंट्री होती है रियलाइजेशन टू डेटर 52,000 से, और जो प्रोविज़न है उसे अलग से ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कुछ बच्चे ऐसा होता है वो सोचते हैं सर 50,000 पर ट्रांसफ़र करेंगे, रॉन्ग आंसर। डेटर को हम उसकी फुल वैल्यू 52,000 में ट्रांसफ़र करेंगे, और जो पीबीडी है जिसका सीआर शेष होता है उस पीबीडी को हम डीआर करेंगे और उसे भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो नियम ये होता है कि असेट्स को अगर रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उस असेट्स पे जो बेस्ड प्रोविज़न है उसे भी रियलाइजेशन में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो पीबीडी नाम है या बैड डेट्स रिजर्व नाम दे रखा हो तो उन दोनों को ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो पीबीडी को वसूली खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट का क्या उद्देश्य नहीं है? त्रुटियों का पता लगाना है, खातों का सत्यापन करना है, धोखाधड़ी के लिए सज़ा या सज़ा देना ये तो नहीं है, धोखाधड़ी की रोकथाम करना है। ठीक है, जो सबसे मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि खातों की सत्यता पे वो अपनी राय व्यक्त करता है कि जिन अकाउंट्स का उसने ऑडिट किया है वो उसके हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं, इस पे वो अपनी राय व्यक्त करता है। साथ ही साथ जो सहायक उद्देश्य हैं उसके तहत त्रुटियों और कपट का पता लगाना भी कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है, लेकिन जिसने धोखाधड़ी की है उनके लिए सज़ा तय करना, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, ये ऑडिट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, पनिशिंग फ्रॉड इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, देयर जॉब इज़ टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट फ्रॉड, बट लीगल एक्शन एंड पनिशमेंट्स आर हैंडल्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और रेगुलेशन अथॉरिटी। ठीक है, पनिशमेंट देना जिनके हाथ में कानून है उनका काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ये कथन सही है। लेकिन देखिए, जब आप एग्जाम में हो तो आप केवल इसको देखते ए आंसर लगाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप सेकंड थर्ड को भी पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है सारे ही सही हो। सेकंड है जब कुल उपयोगिता घटती है तब सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, गलत है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता परस्पर संबंधित नहीं होती, बिल्कुल गलत है। आप एक टेबल देखिए, उससे पूरी बात समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, मान लीजिए जब तक आपने उपभोग करना शुरू नहीं किया तब तक सब कुछ शून्य है। आइसक्रीम खानी शुरू नहीं की, सब कुछ शून्य है। आपने पहली आइसक्रीम खाई, आपको मज़ा आ गया। 10 यूटिलिटी, अगर हम कहें कि हम यूटिलिटी को माप सकते हैं तो आपको 10 पॉइंट की संतृप्ति हुई, यानी इस आइसक्रीम को खाने से आपको 10 पॉइंट मिली। तो यानी पहली इकाई पे MU और TU क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आपने उपभोग शुरू कर दिया। फिर आपने दूसरी आइसक्रीम एक और लेते हैं, एक और आइसक्रीम लेते हैं, तो आप मानते हैं कि आपकी टोटल यूटिलिटी 18 हो गई। यानी इस आइसक्रीम को खाने से आपको 8 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी मिली। फिर आपने कहा एक और आन दो, और अब आपको टोटल यूटिलिटी आपकी 24 पॉइंट हो गई। यानी इससे खाने से आपको 6 और इन दोनों का गैप, आपको 6 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी मिली। आप खाते चले गए, फिर 28 हो गई, फिर 30 हो गई। अब आप देखो, 5वीं आइसक्रीम पे 30 यूटिलिटी हो गई थी चौथे के बाद। फिर आपने छठी खाई, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बस आपने खा ली, लेकिन आपकी
TU में कोई अंतर नहीं आया, इसका मतलब है इस छठी इकाई ने आपको 0 मार्जिनल यूटिलिटी दी। और इसके बाद देखो फिर भी किसी को खाओ खाओ भाई साहब, एक तो और लेनी पड़ेगी, आपने खाई, तो अब आपकी TU 28 रह गई है, यानी अब आपकी हालत ख़राब होने लग गई है। अब नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है। अब आप समझना, आप देखो मैक्सिमम कहाँ है, एक तो 5वें पॉइंट पे और 6ठे पॉइंट पे। यहाँ पे जब MU 0 हो जाती है ना, इस पॉइंट पे TU मैक्सिमम होती है। MU जहाँ 0 होती है वहाँ TU मैक्सिमम लेवल पे आ गई है। इसको अपन सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, संतृप्ति बिंदु। अब यहाँ पे आप संतृप्त हो गए हैं, अब आपको और नहीं खानी चाहिए। तो कुछ बातें क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आए, जब उपभोग बढ़ता है तो कुल उपयोगिता भी बढ़ती है जनरली। जैसे जैसे इकाइयों का उपयोग किया जाता है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है, गोसेन का नियम, ठीक है। उपयोगिता ह्रास नियम, अब ये देखो ये कम होती जा रही है, आपकी MU लगातार 2-2 पॉइंट से टूटती जा रही है, ठीक है। इसके बाद है जब कुल उपयोगिता, इस क्वेश्चन में TU 6 इकाइयों पर पहुंच जाती है तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। तो इससे कंक्लूजन ये निकला, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑफिसेज। आजकल के कार्यालय जो होते हैं, आधुनिक कार्यालय का इनमें से क्या कार्य है? सूचना प्राप्त करना, सूचना प्रदान करना, जनसंपर्क, ये सभी। बिल्कुल, संस्था का जो कार्यालय होता है वो सूचनाएं प्राप्त भी करता है, ठीक है। कोई ऑफिस है, किसी को अगर अपना कुछ भी शिकायत देनी है, सुझाव देना है, राय व्यक्त करनी है, तो कंपनी का एड्रेस पे भेजेगा, ऑफिस उसको डिससेमिनेट प्रसारित भी करेगा। इसके अलावा वो संस्था की छवि बनाने का कार्य भी करता है, पब्लिक रिलेशन मेंटेन भी करता है। तो ये सभी मॉडर्न कार्यालय के कार्य हैं। वेल, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज सेल ऑफ एन आइटम। अगर आप एक आइटम की सेल बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करनी चाहिए? एग्जीबिशन लगानी चाहिए, हाँ। मेले लगाने चाहिए, हाँ। विज्ञापन करना चाहिए, हाँ। कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। लेकिन सर्वोत्तम माध्यम बोला है, सर्वोत्तम माध्यम तो भाई साहब विज्ञापन है। अगर आपको एक लार्ज ऑडियंस तक रीच करना है तो एडवर्टाइजमेंट के तरीके हैं। एग्जीबिशन में एक लिमिटेड चंक, एक लिमिटेड लोग आएंगे, मेले में भी एक लिमिटेड लोग आएंगे, लेकिन विज्ञापन उन तक पहुंच जाता है। विज्ञापन की रीच जो होती है वो बड़ी वाइड होती है विज्ञापन, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको MBO का आता है कहते हैं, वाज प्रोपाउंडेड बाय, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध सिद्धांत की अवधारणा को किन के द्वारा प्रसारित किया था? हेराल्ड कुंज, रॉल्फ डेविस, HL गॉन्ट, पीटर F ड्रकर। तो इसे पीटर F ड्रकर द्वारा प्रसारित किया था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट अप्रोच इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर F ड्रकर इन 1954। इट फोकसेज ऑन सेटिंग क्लियर measurable objective to improve organizational efficiency and employment performance। ठीक है, संस्था के कर्मचारियों को एक उद्देश्य दे दो कि ये संस्था क्या करना चाहती है, क्यों करना चाहती है, ताकि किसी को किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न नहीं हो। एक संस्था ऐसी बने ड्रिवन बाय गोल्स, उद्देश्यों को ध्यान में रख के वो संस्था मिलकर कार्य करे। एन ऑडिटर मेनली ट्राइज टू डिटेक्ट द फॉलोइंग टाइप और टाइप्स ऑफ फ्रॉड। ऑडिटर क्या ढूंढने की कोशिश करता है? मिसयूज़ ऑफ कैश हुआ है कि नहीं, मिसयूज़ ऑफ मटेरियल हुआ है कि नहीं, फ्रॉड इन अकाउंटिंग बुक्स हुआ है कि नहीं, ऑल दीज। वो इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करता है कि क्या किसी कर्मचारी ने कैश में गड़बड़ करी है, क्या वो सामान उठा के ले जाते हैं, सामान गायब है क्या, या अकाउंट्स में बढ़ा चढ़ा के लाभ या बढ़ा चढ़ा के संपत्तियां वगैरह तो नहीं दिखाई गई हैं। तो वो ये सारे फ्रॉड या एरर्स डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल एविल ऑफ मनी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है? ट्रेड साइकिल, फ्रॉड, मर्डर, करप्शन। लोग पैसे की वजह से फ्रॉड करते हैं, पैसे के लालच में मर्डर तक भी करते हैं, पैसे का लालच ही उनसे करप्शन करवाता है। लेकिन जो ट्रेड साइकिल है ये एक इकोनॉमिक चीज़ है। तेज़ी मंदी के चक्कर, रिसेशन, डिप्रेशन, बूम आना, रिसेशन आना, ये सब ट्रेड साइकिल। इसमें वैसे मुद्रा का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब कई बार आर्टिफिशियल भी होते हैं, कई बार लोग पैसे के लालच में भी तेज़ी मंदी लाते हैं, पर जनरली इतना इजी फिनोमिना नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में तेज़ी मंदी लाना नहीं होता है, वो परसेप्शन से बनती है और एक निरंतर अंतराल के बाद बनती है, चाहे लोग ईमानदार हों चाहे नहीं हों। तो ट्रेड साइकिल जो है वो मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन? स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, रेंज। तो स्क्यूनेस तो एक अलग ही टॉपिक है। वेल जब आप देखो मोटे तौर पे जब आप सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक करते हो तो आप जो सीखते हो वो है मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। और जब आप डिस्पर्जन वाला चैप्टर, अपकिरण वाला चैप्टर सीखते हैं तो आप सीखते हैं रेंज, क्यू डी, एम डी, एस डी, सी वी आदि निकालना, ठीक है। तो ये सब डिस्पर्जन निकालने के, जिसको अपकिरण या छितराव कहते हैं, वो निकालने के तरीके होते हैं। स्क्यूनेस जो होता है फिर वो अलग ही चीज़ होती है। हु इज़ कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट इन इंडिया? भारत में अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? भाई साहब अंतिम ऋणदाता आरबीआई है। अगर गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए तो अंत में वो आरबीआई के पास ही भागता है। कमर्शियल बैंकों को भी पैसा चाहिए तो वो सब आरबीआई के पास ही भागते हैं। आयातकों को उधार चाहिए, अंत में वो सब आरबीआई के पास ही भागते हैं। तो आरबीआई जो है वो अंतिम ऋणदाता कहलाता है। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द फाइनेंस कमीशन, बाय द इंडियन प्लानिंग काउंसिल, बाय नीति आयोग, बाय नीति आयोग, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऑन जनवरी 1, 2015। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, फिर 2015 जनवरी से प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया गया। दिस चेंज एम्ड टू अडॉप्ट अ बॉटम अप अप्रोच। कोशिश की गई कि नीचे ग्रास रूट लेवल से सजेशंस लिए जाएंगे और उन्हें टॉप तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना। यानी एक तो होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच, ये बॉटम अप अप्रोच है। टू इकोनॉमिक प्लानिंग, मेकिंग पॉलिसी मोर रेलेवेंट टू द नीड्स ऑफ स्टेट एंड फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें। नीति आयोग की स्थापना। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कैन बी जोग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ऑल दीज। आंकड़े जो हो सकते हैं वो बिल्कुल सभी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बिहार की आबादी कितनी है, एमपी की आबादी कितनी है, गुजरात की आबादी कितनी है, तो ये अपन ने जोग्राफिकल डेटा लिया। क्वालिटेटिव कहें तो आप हमारी सेवाओं से कितने संतुष्ट हैं, एवरेज, पुअर कितने या बैड, वेरी गुड कितने, एक्सीलेंट कितने, तो ये क्वालिटेटिव हो जाएगा। क्वांटिटेटिव तो होते ही हैं, आप तापमान को नापो, आप बच्चों की लंबाई नापो, आप मज़दूरों की मजदूरी नापो, तो ये सब क्वांटिटी में व्यक्त किए जाते हैं, मात्रा में व्यक्त किए जाते हैं। तो डेटा को इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस किसके आधार पे बनता है? तो ये बहुत एक सिंपल है, आप सीक्वेंस याद कर लीजिए। अगर आप जर्नल बनाएंगे और सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे तो आप लेजर बना पाएंगे। जब आप लेजर बनाएंगे तो आप ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे, और जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आप फाइनल अकाउंट बना पाएंगे। इससे 4 क्वेश्चन निकल के आए, वो ये कि फाइनल अकाउंट बनाने का आधार ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस बनाने का आधार लेजर होता है। तो इसका क्वेश्चन यही था, अपने को यहाँ पे कनेक्ट रहना है कि तलपट आप तभी बना सकते हो जब आपके पास खाते बने हुए हों, यानी लेजर तैयार हो। वेल, अगला, selection of the best option is an important step in planning, decision making, forecasting, implementation. easy question, decision making. decision making क्या होता है? decision क्या होता है? decision ये होता है कि जो ऑप्शन आपके सामने हैं उनमें से सर्वोत्तम ऑप्शन को चुनना, ठीक है। ये एक बात है कि अलग ही बात है कि बाद में आपको लोग याद करते हैं तो आपने क्या नतीजा लिया है, आपको उस बेसिस पे याद करते हैं। उस समय क्या चॉइसेस थे उसको कोई नहीं देखता, ठीक है। भारत ने पाकिस्तान से अलग होने का निर्णय हुआ, 2 देश बनने का निर्णय हुआ, ये डिसीज़न वो है जो सबको दिखता है, लेकिन उस समय क्या परिस्थितियाँ थी और उन ऑप्शंस में से देख के बेस्ट ऑप्शन चुनने का निर्णय लिया गया, वो डिसीज़न मेकिंग। तो कुल मिला के गिवन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन को पिक करने की कोशिश करना या पिक करना, इसको बोलते हैं डिसीजन, और ये प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हॉर्थॉर्न टेस्ट वर डन बाय जॉर्ज एल्टन मेयो, जॉर्ज एलिजाबेथ मेयो, जॉर्ज इजुने मेयो और जॉर्ज मेयो। वेल, ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जैसे मान लीजिए कई बार जब हम याद करके जाते हैं बस जॉर्ज मेयो याद कर गए,
इनका पूरा नाम था जॉर्ज एल्टन मेयो। ये 19 और 21 दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। इनके द्वारा हॉथॉर्न प्रशिक्षण किए गए। ठीक है। अंडर वाउचिंग व्हाट इज चेक्ड? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट। वेल, जो वाउचिंग की जाती है ना, वाउचिंग के अंदर प्राइमरी जो बुक्स होती हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्रीज़ या कहें जो स्टार्टिंग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़ होती हैं, उनको चेक किया जाता है। ठीक है, बेसिकली वाउचिंग के तहत। तो इसका आंसर ए दूंगा। कहीं मैंने इसको पढ़ा, इसका डी आंसर भी दिया है, बट एज पर मी वाउचिंग में क्या होता है, बेसिकली जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है उसको एविडेंस से उसका मिलान किया जाता है कि अगर आपने परचेज बुक में 2 लाख की परचेज दिखा रखी है तो उसका क्या सबूत है। आपने कोई भी एक्सपेंडिचर दिखा रखा है, कोई भी इनकम दिखाई रखी है, तो उसके एविडेंस से मिलान किया जाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है कि प्रॉपर अधिकारी की अनुमति थी या नहीं। तो इस तरह की बातें चेक की जाती है। तो मेरे ख्याल से इसका ज़्यादा सही आंसर यही है कि वाउचिंग के तहत ओरिजिनल एंट्रीज़ की चेकिंग होती है। CIF इज़ द फुल फॉर्म। वेल, जब आप विदेशी व्यापार करते हो, विदेश से माल मंगाते हो, तो एक CIF एक टर्म होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि आपने माल ख़रीदा है और माल का मूल्य है $1,00,000 FOB, तो इसका मतलब है कि आपने माल ख़रीदा है और वो, जैसे माल आपने मान लो लंदन से ख़रीदा है, तो वो लंदन के शिप पे माल छोड़ देगा 1,00,000 रुपये में। उसकी जगह अगर CIF मूल्य 1,00,000 रुपया है, $1,00,000 है या पाउंड है, ठीक है, तो लंदन वाला क्या करेगा, उस माल को लोड करेगा, उसे वहाँ से रवाना करेगा, उसका जो भाड़ा होगा और रास्ते का जो बीमा होगा वो सब उसके अंदर इंक्लूड होगा। CIF में 3 वर्ड हैं, कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपको 1,00,000 FOB डॉलर का सौदा मिले तो आप वो करना पसंद करोगे आयात के समय, या $1,00,000 का CIF सौदा करना पसंद करोगे, तो आपको आयातक होने के नाते $1,00,000 का CIF सौदा करना चाहिए। उसमें वो आप माल का मूल्य आ गया, माल को वहाँ से वो शिप रवाना करेगा, उसका खर्चा आ गया, रास्ते में जो रिस्क होता है उसका इंश्योरेंस। ये 3 चीज़ें कवर हो गई CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट के अंतर्गत। बाकी ऑप्शन है कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्लाइट, कंपनी इंश्योरेंस, फ्लाइट, कंपनी इंगेजमेंट एंड फ्रेट। तो कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये 3 शब्द याद रखने हैं। वेल, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, यूनिटी ऑफ पर्पस, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, ऑल दीज। समन्वय जो शब्द होता है उसमें क्या शामिल है? पूर्वानुमान। पूर्वानुमान बेसिकली प्लानिंग से रिलेटेड है। ठीक है, स्टाफ का चयन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन या स्टाफिंग से संबंधित है। ठीक है, उद्देश्य हम सबका एक हो तो ही कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन का संबंध जो है वो है उद्देश्य की एकता से। सारी संस्था एक उद्देश्य को लेकर काम करे तभी हमारे कामों में कोऑर्डिनेशन होगा, नहीं तो एक बाएं जाएगा, एक दाएं जाएगा, एक पता नहीं कहीं और ही निकल जाएगा। ठीक है, आगे, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल विद द रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित की एक प्रति दाखिल करनी होती है। किसकी? पार्षद अंतर नियम की, प्रवरण की या पार्षद सीमा नियम की। ये मैंडेटरी है। हर कंपनी को अपने MOA की एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास दाखिल करनी होगी। AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर आपने कस्टमाइज्ड बनाए हैं, अपने हिसाब से बनाए हैं, तो आपको उसे दाखिल करना पड़ेगा, नहीं तो काम वैसे भी चल सकता है। यानी MOA जो है ये कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये आपको सबमिट करना ही पड़ेगा ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। वेल, आगे है आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। ये आपका पर्सनल अकाउंट है। हमें पता है पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल पर्सन, एक होते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सन, और एक होते हैं आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो अगर इसका ये ऑप्शन होता तो सबसे पहले आपकी चॉइस ये होनी चाहिए थी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसका हिंदी नाम है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। जब आप X का अकाउंट, Y का अकाउंट, Z का अकाउंट बोलते हो तो ये सब नेचुरल अकाउंट हैं जिनको नेचर ने बनाया है।
जब आप बैंक अकाउंट बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट बोलते हैं, तो ये सब आर्टिफिशियल पर्सन हैं जिनको कानून ने बनाया है। और जब आप AUPO की बात करते हैं, है ना, ये IUPO नहीं हो, अगर आप कोई शो देखते हो तो IUPO नहीं, AUPO। तो A मतलब है एक्रूट, U मतलब है अनअर्ड, P मतलब है प्रीपेड और O मतलब है आउटस्टैंडिंग। ये अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है एक आदमी है जिसके हमें कुछ देना है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब एक आदमी है जिसको हमें सैलरी देनी है। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब एक मकान मालिक जिसको हमें रेंट देना है। तो ये पर्सनल अकाउंट है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग इंडियन एग्रीकल्चर। लेबर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इज लो, बात सही है। श्रम की उत्पादकता जो है वो कम है, ये बात सही है। जोतों का आकार बड़ा है, नहीं, हमारे यहाँ बहुत सीमांत जोतें या बहुत छोटी छोटी जोतें होती हैं। खेत का आकार कह लीजिए वो बहुत छोटा छोटा होता है, इधर का बड़ा होता है। समस्त कृषि उपज का संग्रहण सरकार करती है, नहीं जी नहीं। कृषि उपज निकालने के बाद उसकी मर्जी है, गांव के साहूकार को बेचे, मंडी में जाके बेचे, खुद अपने निजी वाहन से बेचे। गवर्नमेंट MSP ज़रूर घोषित करती है, लेकिन सभी फसलों की MSP नहीं है। कुछ फसलों की MSP है, उन पे गवर्नमेंट खरीदती है, वो भी, उसमें भी किसान की चॉइस है, वो खुले बाजार में बेचे तो बेचे। तो ये कहना है कि सारी जो भी पैदावार होती है वो गवर्नमेंट ले लेती है, तो ये तो बात नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ये उपयुक्त सभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये बात सच है कि कृषि में श्रम की उत्पादकता बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि आज भी हम परंपरागत या पुरातन तरीक़ों से खेती करते हैं और प्रचंड बेरोजगारी भी पाई जाती है, जहाँ एक खेत में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं, तो जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम निकल के आती है। डैश डैश इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? ग्राहकों को सूचना देना, तो सूचना देना ये मकसद है। दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, उनका पर्सपेक्टिव चेंज करना है। मनोरंजन करना नहीं, जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। कुछ कुछ विज्ञापन बहुत फ़नी होते हैं, बहुत मस्ती वाले होते हैं, लोगों को विज्ञापन देख के मज़ा आ जाता है, लेकिन वो मज़ा देने के लिए नहीं था। विज्ञापन का प्राइमरी उद्देश्य लोगों को प्रोडक्ट के बारे में या सेवा के बारे में जानकारी देना, ब्रांड अवेयरनेस करना, उनका माइंड उस तरफ शिफ्ट करना, उसमें इच्छा पैदा करना, इस तरह का होता है, ठीक है। तो मनोरंजन करना कोई विज्ञापन का मेन उद्देश्य नहीं है, ठीक है। While some ads may be entertaining, entertainment is not the primary objective of advertising. The main goal is to promote product, build brand awareness, and influence the purchasing decisions of the customers. Question 76. Journal is a book of first entry? Yes. Journal is a book of the original entry? Yes. Journal is a book of date-wise entry? Yes. All of the above. उपयुक्त सभी, ये सारे ही कथन सही हैं कि जनरल के अंदर ही सबसे पहले प्रविष्टि की जाती है। जनरल मूल लेखा पुस्तक की जाती है, क्योंकि ओरिजिनल एंट्री विद नरेशन उसी में रिकॉर्ड होती है। जनरल में एंट्रियाँ डेट वाइज की जाती है, जिसको अपन बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कालानुक्रम बोलते हैं। तो उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इनकम, प्रोडक्शन, वेट एटसेट्रा इज कॉल्ड। जब आय के आधार पे या उत्पादन के आधार पे या भार आदि के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है तो इसे कहेंगे भौगोलिक। तो भौगोलिक वर्गीकरण हमेशा स्थान के आधार पे होता है। मात्रात्मक वर्गीकरण सही है। कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का ज़रूरी नहीं है कि हम उत्पादन को ग्रुप में ही इसी तरह करें, 10 से 20 टन, 20 से 40 टन, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अलग भी हो सकता है, ठीक है। और आय के आंकड़े होते हैं, उत्पादन के आंकड़े होते हैं, भार आदि के भी आंकड़े होते हैं, तो ये मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाएगा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगला है पार्टनर्स ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल स्यू। एक पंजीकृत फर्म के साझेदार किसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं? फर्म के विरुद्ध हाँ, अन्य साझेदारों के विरुद्ध हाँ, तृतीय पक्ष के विरुद्ध हाँ, इन सभी के हाँ। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर फर्म का पंजीकरण हो रखा है तो फिर पार्टनर्स को ये अधिकार मिलता है कि वो पूरी फर्म पे वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। फर्म के अन्य साझेदारों पे वो वाद प्रस्तुत कर सकता है। अगर उसकी किसी साझेदार विशेष से दिक्कत है तो उन पे वाद प्रस्तुत कर सकता है। फर्म किसी थर्ड पार्टी के विरुद्ध क्लेम कर सकती है,
तो ये सारे अधिकार मिल जाते हैं जब फर्म का पंजीकरण हो रखा होता है। आगे, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स क्रेडिटेड टू। अगर नए साझेदार का प्रवेश है और किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है तो उसे कहाँ क्रेडिट किया जाता है। तो सपोज़ करो आपका जो प्लान था वो आपने यहाँ दिखा रखा है 6 लाख, और एडमिशन के समय हमने प्लांट का मूल्य 8 लाख रुपए किया जाए ऐसा क्वेश्चन ने बोला। प्लांट का मूल्य 2 लाख रुपए से बढ़ाया जाए ऐसा क्वेश्चन ने बोला, तो आपको लाभ होगा। लाभ होने पे रीवैल्यूएशन अकाउंट सीआर होता है, और प्लांट का मूल्य बढ़ा तो असेट्स डीआर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ना। क्वेश्चन में क्या हुआ था, संपत्ति, जिसका मैंने एग्जांपल लिया प्लांट, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई तो क्रेडिट किसको किया जाएगा, तो क्रेडिट किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को। डी ऑप्शन है। कभी कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट नाम दिखाई देगा तो घबरा मत जाना, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स द नंबर ऑफ पीपल पर। अगर मैं कहूँ कि जनसंख्या का घनत्व 900 है, सपोज करो मैंने आपको बताया कि जनसंख्या का घनत्व 900 है, तो जनरली घनत्व जो निकाला जाता है वो 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर निकाला जाता है। यानी घनत्व आपको बताता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होता है, आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है आप वो लिख लो, और आपकी जितना भी आपके पास लैंड एरिया है, वो जनरली किलोमीटर में मापा जाता है, वो लिख दो। तो बिल्कुल टोटल पॉपुलेशन लिख के आपका जो लैंड एरिया है उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी, जनसंख्या का घनत्व आ जाएगा। 2011 वाले में सर्वाधिक घनत्व किसका था, बिहार का, और सबसे कम किसका था, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर विच कॉस्ट डिफरेंस इज इंटरनेशनल ट्रेड नॉट कैरिड आउट। अच्छा, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो किस प्रकार के लागत मतभेद के अंतर्गत व्यापार नहीं किया जाता। सिमिलर, कंपैरेटिव, कंप्लीटली, ऑल दीज। सिमिलर मतलब अगर सिमिलर कॉस्ट आ रही हो 2 देशों की तो फिर उनके बीच में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता। मतलब यूँ समझिए कि क्रूड ऑयल हमारे यहाँ पे भी 500 रुपये प्रति बैरल होता और खाड़ी देश में भी 500 रुपये या $500 प्रति बैरल होता, तो फिर हम खाड़ी देश से क्यों ही मंगाते। 2 देश आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करते ही तब हैं जब वहाँ पे दोनों में लागत विभेद हो, ठीक है। अगर सिमिलर लागत हो, हमारे यहाँ भी गेहूँ 40 रुपये किलो हो और USA में भी गेहूँ मान लो 40 रुपये किलो हो, तो फिर आपस में हम फॉरेन ट्रेड करेंगे क्यों। तो एक समान लागत होने पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता। कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से तुलनात्मक लागत लाभ, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के आधार पर किया जाता है। यदि लागतें सभी देश में एक समान होती, किसी देश को कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब आप देखो, भारत में गेहूं की उत्पादन लागत 100 रुपये प्रति टन है और अमेरिका में भी 100 रुपये प्रति टन है, तो फिर व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता ही नहीं। या अपने यहाँ पे भी क्लोथ 50 रुपये मीटर है, USA में भी क्लोथ 50 रुपये मीटर है, तो व्यापार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बढ़ो, इसके विपरीत यदि अमेरिका में गेहूं उत्पादन की लागत 120 होती और भारत में 100 होती, तो चूंकि भारत में कम है तो अमेरिका हमारे यहाँ से मंगाएगा। जबकि वस्त्र उत्पादन अमेरिका में 40 रुपये और भारत में 50 है, तो अमेरिका में लागत कम है तो हम वहाँ से मंगाएंगे। तो अमेरिका वस्त्र निर्यात करेगा यानी भारत आयात करेगा, और भारत गेहूं निर्यात करेगा यानी अमेरिका आयात करेगा। तो जिस देश में जो चीज़ महंगी बनती है वो उस देश को अपनी करेंसी या मनी बचाने के लिए दूसरे देश से इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये समझ के निकल के आया कि यही कारण है कि एक समान लागत की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जाता। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग इन अकाउंट इज ऑफ समराइजेशन, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग या इंटरप्रिटेशन। ये क्लासिफिकेशन है ना। जैसे हमारे यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, जनरल में। जनरल
की जगह चाहें तो हम सहायक बही बना सकते हैं। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, ये टेक्निकल टर्म है, रिकॉर्डिंग होती है। कहाँ होती है वो? रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण का कार्य कहाँ होता है? खाता बही में। ठीक है। उसके बाद समराइजेशन का कार्य होता है, वो कहाँ होता है? तलपट में और अंतिम खातों में हम चीज़ों की समरी दर्ज करते हैं। और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या या निर्वचन वगैरह स्टार्ट होता है, जिसमें पहले अपन रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो एनालिसिस करते हैं, फिर उन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो लेजर बनाना यानी खातों में खतौनी करना, ये क्या है? वर्गीकरण करना, यानी जहाँ हम सौदों को वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो मैं एक ऐसे ही बताता हूँ कि जैसे अगर आप समझ लें, यूँ ही समझिएगा कि जैसे एक फ़िल्म इंडस्ट्री होती है, तो हमने फिल्म इंडस्ट्री में क्या कर रखा है? वर्गीकरण कर रखा है। कुछ को हम कहते हैं एक्टर, सलमान, शाहरुख, आमिर, ये सब कौन है? एक्टर हैं। ठीक है। और इसी तरह से हमने कुछ को क्या रखा है? एक्ट्रेसेस, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर वगैरह वगैरह, ये कौन है? एक्ट्रेसेस हैं। कुछ को हमने बोल रखा है म्यूज़िक डायरेक्टर, जो म्यूज़िक बनाते हैं। ठीक है, ए आर रहमान, विशाल ददलानी, ये सब क्या है? ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। ठीक है। इसी तरह से सिंगर, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, कुमार शानू, ये सब क्या है? ये है सिंगर। तो अपन ने क्या कर रखा है? उनके इन सबको वर्गीकृत कर रखा है। ऐसे ही हम अकाउंट्स में चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। ट्रांसफ़र फ्रॉम जर्नल टू अकाउंट इज़ जनरली कॉल्ड पोस्टिंग। जब हम रोज नामचे यानी जर्नल से खाते में चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, जब हम जैसे राकेश को माल बेचा, तो पहले तो हम एंट्री करते हैं राकेश टू सेल्स, और फिर हम राकेश का खाता बना के उसमें टू सेल्स लिखते हैं, और सेल्स अकाउंट बनाकर उसमें राकेश लिखते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया? जनरल से चीज़ों को खातों में पहुँचाया, और ये क्या चीज़ कहलाती है? खतौनी। कहाँ की जाती है? खाता बही के अंदर। ठीक है, चलो। अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर डज एडवर्टाइजिंग बिकम्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ? किस बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है, मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है? द्वयाधिकार में नहीं, पूर्ण बाजार में बिल्कुल नहीं, अल्पाधिकार में हाँ, ओलिगोपोली में जहाँ एक चीज़ के थोड़े से प्लेयर होते हैं, वहाँ विज्ञापन करना बहुत ज़रूरी होता है, लाइफ एंड डेथ का मामला बन जाता है। एकाधिकार में चूँकि आप ही हो, कोई कंपटीशन में है ही नहीं, तो आप विज्ञापन क्यों करोगे? पूर्ण बाजार में भी हम मान के चलते हैं कि क्रेता और विक्रेता को पूर्ण जानकारी होती है, तो वहाँ पे भी विज्ञापन नहीं होता है। लेकिन अल्पाधिकार में विज्ञापन करना अति आवश्यक है। मैं अगली स्लाइड में आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, आप नाम सुनते ही समझ जाओगे। मान लो आज टेलीकॉम इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर कौन है? जियो, एयरटेल, वीआई, यही मतलब वोडाफोन आइडिया, और बीएसएनएल, ये सारे बड़े प्लेयर हैं। यानी इसमें टेलीकॉम के सेक्टर में अल्पाधिकार है। तो अल्पाधिकार है तो हर फर्म अपना वर्चस्व साबित करने के लिए विज्ञापन करेगी। एक और बात देखते हैं, मान लीजिए कार का एग्जांपल लें, तो कारें कौन बनाती है? मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये जैसे यानी कुछ प्लेयर्स हैं। अल्पाधिकार है, इन सब के ऐड आते हैं ना टीवी पे, अपन देखते ही हैं। एक और सीमेंट के बड़े प्लेयर कौन है? अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट, भांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो ये कुछ प्लेयर हैं, तो इनके लिए लगातार विज्ञापन करते रहना बहुत ज़रूरी है। द पर्पज़ ऑफ वाउचिंग इज़, प्रमाणन का उद्देश्य क्या है? व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना, गैर व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना, एक और दो दोनों कह सकते हैं। क्योंकि जब हम वाउचिंग करने जाते हैं तो हम बिल वगैरह तो देखते ही देखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि भाई 2 लाख रुपए का परचेज़ का बिल है, तो हम उसको तो देखते ही देखते हैं, पर हम ये भी देखते हैं कि परचेज़ के पीछे प्रॉपर स्वीकृति ली गई या नहीं, प्रॉपर चैनल से या प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया गया है या नहीं। ठीक है, तो हम यूँ कहें कि गैर व्यापारिक चीज़ों को अभी देखते हैं। तो ऑडिट के दौरान हम ये चीज़ भी कवर हो जाती है वाउचिंग के दौरान। तो एक ठीक है, पर एक और दो भी ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड इज, भाई मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम जनरली ये कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कमी आएगी। एक पहले सिंपल एग्जांपल से उदाहरण देते हैं, चाय का कप
10 रुपये में था तो 500 कप बिक रहे थे। चाय वाले को लालच आई या कोई और रीज़न रहा, उसने चाय का भाव 20 रुपये कर दिया, डेफिनेटली उसके यहाँ चाय पीने वाले कम हो जाएंगे। तो ये जनरल नियम ये है कि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, लेकिन कहीं कहीं अपवाद होता है। अपवाद का मतलब क्या हुआ कि वहाँ प्राइस बढ़ने पर उसकी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी। ऐसा बहुत सारी चीज़ों में होता है। क्या घटती हुई सीमांत उपयोगिता में ऐसा होता है? नहीं। क्या गिफिन के विरोधाभास, गिफिन पैराडॉक्स में ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। गिफिन पैराडॉक्स ये समझो घटिया वस्तुओं पे लागू होता है। घटिया वस्तुओं से मतलब बेसिकली मतलब होता है जो लो क्वालिटी गुड्स हैं उनमें लागू होता है, और ख़ास करके जो गरीब तबके से लोग आते हैं वहाँ पे गिफिन पैराडॉक्स देखने को मिलता है। यानी क्या देखने को मिलता है कि वस्तु महंगी हो जाती है तो उसकी मात्रा, जो उसकी मांग है वो और बढ़ जाती है। ज़रा देखिए आंकड़ों में नज़र मारिए। मान लीजिए गरीब परिवार है, उसकी आय 10,000 रुपये है और वो उस समय गेहूं का प्राइस 20 रुपये है और वो 15 किलो गेहूं कंज्यूम करता है। ठीक है, वो 15 किलो गेहूं कंज्यूम करता है। ये नोटिस किया गया कि जैसे ही गेहूं का प्राइस 25 रुपये हुआ, यानी गेहूं का भाव बढ़ गया, तो क्या होगा कि उसने उल्टा उसकी डिमांड, गेहूं की डिमांड और बढ़ा दी। कि ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि क्या हुआ होगा, जनरली क्या होगा कि जो दूसरी वस्तुएं हैं, मान लीजिए वो मीट वगैरह भी खाता है या कभी कभी शाक सब्जी फल फ्रूट खाता है, तो वो चीज़ों के दाम भी बढ़ते हैं। ठीक है, वो चीज़ों के भी दाम बढ़े। अब गेहूं क्या है, कुछ एक ऐसी चीज़ है जो खाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फ्रूट वगैरह जो महंगा हुआ उनको खाना कम कर देगा, उनकी 2-3-4 किलो मात्रा खाना कम कर देगा, उससे पैसा बचा कर वो पैसे से वो और गेहूं खरीदेगा। ऐसा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फैमिलीज कट डाउन ऑन वेजिटेबल मीट्स एंड बाय मोर वीट, ऐसा देखने को मिलता है गिफिन विरोधाभास में। ठीक है, well, the process under which work is divided among the employees of an organization in proper and judicious manner is called, ये क्वेश्चन भी 19 और 21 दोनों में आया हुआ है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारी के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है कहलाता है। किसी किसी किताब में इसका आंसर आंतरिक रोकथाम दे रखा है, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर आंतरिक प्रबंधन होगा। यानी एक इंटरनल मैनेजमेंट में ये कोशिश की जाती है कि सही व्यक्ति को सही काम पे लगाया जाए। ठीक है, और किसी पे कम काम, किसी पे ज़्यादा काम ना हो। तो ये बेसिकली आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत है। इंटरनल चेक बेसिकली क्या होती है, जहाँ एक आदमी के काम की जांच दूसरा आदमी करे। यानी इंटरनल चेक के लिए, इंटरनल चेक वाला आंसर आप कब टिक करना, जब वो ये बोले कि ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं जहां एक व्यक्ति के काम की स्वतः ही जांच दूसरे व्यक्ति द्वारा कर ली जाती है। या जब कभी वो क्वेश्चन में यूं बोले कि उस व्यवस्था को क्या कहेंगे जहां पे कार्य का विभाजन कर दिया जाता है और किसी कार्य से जुड़े सभी पहलू एक ही व्यक्ति को नहीं करने दिए जाते। सपोज करो, अगर मान लो एक व्यक्ति हो, वही व्यक्ति माल बेच रहा हो, वही व्यक्ति कैश संभाल रहा हो, वही व्यक्ति अकाउंट्स लिख रहा हो, तो सारे काम चूंकि वही व्यक्ति कर रहा है तो फिर घपले के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो फिर आपके वहाँ पे क्या करोगे, कार्य का विभाजन। तो कार्य का विभाजन शब्द तो इसके अंदर आ रहा है ना, लेकिन इसमें वो लाइन नहीं है कि कार्य का विभाजन आप फ्रॉड रोकने के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे जो समझाना था मैंने बता दिया। अभी इसका आंसर मेरे हिसाब से आंतरिक प्रबंधन लगाऊंगा मैं। आगे है, when a partnership firm is dissolved, the following account is opened in the books of the firm। जब फर्म का समापन या विघटन कर दिया जाता है तो फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित खाता खोला जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता नहीं, लाभानी समायोजन खाता नहीं, वसूली खाता हाँ। तो रियलाइजेशन अकाउंट बहुत एक आसान क्वेश्चन है। जब फर्म का समापन का समय आ जाता है, हमें संपत्तियां बेचनी होती है, दायित्व निपटाने होते हैं, तो उस समय एक टेम्पररी खाता खोला जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। टैली शीट्स आर यूज्ड टू डिटरमिन क्लास लिमिट्स, फ्रीक्वेंसी पर क्लास फ्रीक्वेंसी। तो टैली शीट्स का जो प्रयोग हम करते हैं वो हम फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए करते हैं। सपोज करो कुछ संख्याएं हैं, मान लीजिए 10, 17, 15, 18, 25, ठीक है, और फिर हमने एक ग्रुप बनाए
10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, जस्ट 2 मिनट देखिएगा। तो 10 कहाँ आएगा 10 से 15 में, 17 कहाँ आएगा 15 से 20 में, 15 कहाँ आएगा 15 से 20 में, 18 कहाँ आएगा 15 से 20 में, 25 कहाँ आएगा 25 से 30 में। तो ये जो हम लगा रहे हैं उनको अपन टेली बार बोलते हैं। और टेली बार से क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है कि इस ग्रुप में कितने लोग हैं 1, इस ग्रुप में कितने लोग हैं 3, इस ग्रुप में कितने लोग हैं 1। तो टेली बार की मदद से हम उस वर्ग की फ्रीक्वेंसी, हिंदी में अपन बोलते हैं इसको आवृत्ति, और एक हिंदी में बोला जाता है बारंबारता, हम इसकी मदद से बारंबारता की गिनती कर पाते हैं। ठीक है, बाकी कितने ग्रुप बनेंगे या ग्रुप में क्या लिमिट रखी जाएगी, इसके लिए एक स्टेजर्स का नियम होता है। स्टेजर्स का नियम यूज़ करते हैं कि कितने ग्रुप बनेंगे और ग्रुपों का आकार क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है पर्सनल सेलिंग इज़ नॉट टारगेटेड टूवर्ड्स, व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता। मास ऑडियंस पे, टू वे कम्युनिकेशन पे, पर्सनल कांटेक्ट पे, इमीडिएट फीडबैक पे। देखिए जहाँ पर्सनल सेलिंग होती है ना, वन ऑन वन सेलिंग, एक एग्जांपल ले लो, आप एक कार के शोरूम में गए कि साहब कार दिखाइए, तो क्या होगा, एक मस्त सूट बूट टाई पहने हुआ बंदा आपके पास आएगा और आके आपको कार के बारे में सारी विशेषताएं बताएगा, कहेगा टेस्ट ड्राइव लीजिए सर, चाय कॉफ़ी पिलाएगा, कार की इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको समझाएगा कि आपको लगभग कार पसंद ही आ जाएगी। तो वो क्या कर रहा है, वो टू वे कम्युनिकेशन कर रहा है, आपके डाउट्स वगैरह क्वेरीज हाथों हाथ सॉल्व कर रहा है, वो आपके पर्सनल टच में है, आपका जो भी फीडबैक है इमीडिएट उस तक पहुंचेगा। तो ये सब पर्सनल सेल्स की खासियत होती है। थोड़ी पर्सनल सेलिंग थोड़ी महंगी होती है, सेल्स मैन अपॉइंट करना, बाकी ये पर्सनल सेलिंग में ये सारी गुड। मास ऑडियंस को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर्सनल सेलिंग से आप मास ऑडियंस को खुश संतुष्ट नहीं कर सकते। मास ऑडियंस तक पहुंचने के लिए तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेल्स, सेल प्रमोशन, पब्लिसिटी, ये सब कहाँ पढ़े जाते हैं, जब अपन मार्केटिंग मिक्स पढ़ते हैं। मार्केटिंग मिक्स एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर ये सब, या मार्केटिंग मिक्स क्या, प्रमोशन मिक्स कह लो। जब हम प्रमोशन मिक्स पढ़ते हैं तो ये सब पढ़ने को मिलता है। अभी के लिए क्वेश्चन क्या था कि पर्सनल सेलिंग से आपका टारगेट मास ऑडियंस तक पहुंचना नहीं होता, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश डैश इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफिकेशन होता है, सिंप्लीफाइंग नहीं होता। ये गलत वर्ड है ना। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन और फिर समराइजिंग, और इसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और इसके बाद उसे यूज़र्स तक कम्युनिकेट किया जाता है। चलो, तो सरलीकरण करना ये नहीं है। आगे कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, अगर प्राइस लेवल ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है उस पर डेफिनेटली कमी आएगी। तो ये साइन ऊपर गया और ये साइन नीचे गया, ये साइन ऊपर गया, ये साइन नीचे गया, तो इसका मतलब है इनमें इन्वर्स रिलेशन है, इनमें प्रतिकूल या सह संबंध की लैंग्वेज में गए तो इनमें ऋणात्मक सह संबंध है। इसका क्या मतलब है, जैसे आप समझो 200 रुपये किलो या मान लो 100 रुपये किलो एप्पल, अगर 100 रुपये किलो है और आपके पास अगर 1000 रुपये है तो आप 10 केजी एप्पल ले पाओगे। तो आपकी परचेजिंग पावर 10 केजी की है, जिसको है ना, वैल्यू ऑफ मनी को हम किससे डिनोट करते हैं, परचेजिंग पावर से। और अगर अब मान लो एप्पल 200 रुपये किलो हो गई तो उसी 1000 रुपये से आप केवल 5 किलो एप्पल ले पाओगे। तो आपने क्या देखा, जो प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल तो गया है इस क्वेश्चन में ऊपर की तरफ, और जो आपकी परचेजिंग पावर है जो कि वैल्यू ऑफ मनी को दिखाती है वो गई नीचे की तरफ, आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो इनके बीच में आपको कैसे देखने को मिला, इनके बीच में आपको प्रतिकूल सहसंबंध देखने को मिला, इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। इनमें से क्या वाणिज्यिक बैंकों की
साख निर्माण शक्ति को सीमित करता है? राजकोषीय नीति नहीं, बैंकिंग कानून नहीं, रेपो रेट हाँ। ठीक है, रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो रेट होती है जिस पे बैंक जो है वो आरबीआई से ऋण लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि रेपो रेट, मान लेते हैं कि रेपो रेट 6% है, तो मान लेते हैं कि 1000 करोड़ के लोन बैंक लेता है, लेकिन अगर रेपो रेट बढ़ाकर 8% कर दी जाती है, तो चूंकि बैंकों के लिए ऋण लेने की लागत बढ़ गई है, बैंकों के लिए ऋण लेने की लागत बढ़ गई है, तो बैंक जो होंगे वो कम ऋण लेंगे आरबीआई से। तो अगर बैंक आरबीआई से कम ऋण लेंगे तो फिर वो आगे नीचे लोगों को भी कम ऋण देंगे, या रेपो रेट अगर कम कर दी जाएगी तो बैंक आरबीआई से ज़्यादा ऋण लेंगे और लोगों को भी ज़्यादा ऋण देंगे। तो रेपो रेट जो होती है वो आपकी साख निर्माण क्षमता को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक है, तो रेपो रेट। व्यावसायिक निराशावाद से भी क्रेडिट अप डाउन होती है। अगर मान लो बिजनेस वर्ल्ड में एक निराशावाद आ जाए कि मंदी आ रही है, तो वो अपनी गतिविधियों को थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन बेसिकली वो साख की मांग कम कर देंगे। यहाँ बेसिकली साख निर्माण हो रहा है, मतलब ये इट इज़ अबाउट, क्वेश्चन इज अबाउट क्रेडिट सप्लाई, यानी ये सप्लाई साइड है। तो सप्लाई साइड को कौन डिस्टर्ब करती है? तो जो रेपो रेट होती है ना, वो क्रेडिट सप्लाई रेट को डिस्टर्ब कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। ठीक है, सी इसका आंसर है। समिंग द टू साइड्स ऑफ द अकाउंट एंड फाइंडिंग द डिफरेंस इज कॉल्ड। जब हम खाते के दोनों पक्षों का योग करते हैं और अंतर करते हैं तो क्या कहलाता है? मान लीजिए एक अकाउंट है अजय अकाउंट, और इस अजय अकाउंट में इस तरफ कुछ एंट्रियां हैं और अजय अकाउंट में इस तरफ भी कुछ एंट्रियां हैं। इधर डी आर का योग है 50,000, सी आर का 40,000, फिर हमने निकाला बाय बैलेंस सी डी। तो खाते के दोनों तरफ का योग लगाकर शेष निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं बैलेंसिंग, संतुलित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड। लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है कहलाती है लागत अवधारणा। गलत। वसूली अवधारणा कुछ हद तक सही। मिलान अवधारणा बिल्कुल सही। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप 2025 का P&L बना रहे हो तो क्रेडिट साइड में आपको इनकम लिखनी चाहिए 2025 की, और डेबिट साइड में आपको एक्सपेंडिचर लिखने चाहिए 2025 के। मतलब अपन जनरली बोलते हैं कि हमें P&L बनाते समय इनकम एक्सपेंडिचर लिखने चाहिए, लेकिन हम जिस वर्ष का P&L बनाते हैं हम उसी वर्ष की इनकम को लेते हैं, हम उसी वर्ष के एक्सपेंसेस को लेते हैं। दैट इज़ वाई हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को जोड़ देते हैं। ये हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें उसी अवधि के खर्चे और उसी अवधि की आय को आपस में मैच करना होता है। ठीक है, तो ये मिलान अवधारणा कहलाती है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा का कौन सा कार्य नहीं है? ये विनिमय का माध्यम है, हाँ। मूल्य का संग्रहण करता है, हाँ। ये मापन की इकाई है, हाँ। कीमतों में स्थायित्व लाता है, नहीं। ये मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है भाई साहब, ये मोबाइल कितने का? तो हम बोलते हैं 13,000 रुपये। तो उसने क्या किया, मनी ने क्या किया, उस मोबाइल को, उस वस्तु को मुद्रा में मापा। ठीक है, हम फिर उसे 13,000 रुपये देंगे, वो हमें मोबाइल देगा, यानी हम आपस में एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, हम चाहें तो अभी अपना पैसा बैंक में रख सकते हैं, थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति होती है, लेकिन ऐसे नहीं कि पैसे पड़े हुए हैं तो वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। 13,000 रुपये को आप स्टोर करके रख सकते हो। ये मुद्रा का एक ख़ास गुण है। जो वस्तुएं होती हैं, खास करके नाशवान वस्तुओं को आप कुछ 1, 2, 4, 5, 10 दिन के बाद रख नहीं सकते, लेकिन मुद्रा को आप सालों साल अपने पास रख सकते हैं। तो वह संग्रहण का माध्यम भी है, लेकिन स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस ये में करेंसी का या मनी का कोई रोल नहीं है। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स
व्यक्तिगत विक्रय मैंने जैसे अभी बताया, उसमें मौखिक संप्रेषण होता है आमने सामने की बातचीत होती है, ग्राहकों से बातचीत होती है, ये सब होता है। बिल्कुल ये सारी की सारी चीज़ें पर्सनल सेलिंग में देखने को मिलती है। जो दुकानदार दुकान खोल के बैठा है, आप उसकी दुकान पे जाते हो, भाई साहब ये दिखाना वो दिखाना, ये कितने का वो कितने का, गारंटी वारंटी है क्या, ये सब में पर्सनल सेलिंग होती है, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, अ जर्नल एंट्री इन विच 2 और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड इज कॉल्ड। एक जनरल प्रविष्टि जिसमें 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट या क्रेडिट के होते हैं, उसको अपन बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, हमने अगर माल बेचा और हमने इस तरह की एंट्री करी, रोहन अकाउंट DR टू सेल्स, अगर अपन ने इतनी एंट्री करी तो ये एक सिंपल जनरल एंट्री है। लेकिन हमने लिखा टू आउटपुट IGST, ठीक है, मान लो यही वाला है, या और बताने के लिए टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। तो ये खाते के अंदर एक से ज़्यादा आइटमें क्रेडिट हुई हैं, तो एक से ज़्यादा डेबिट हो जाना या एक जैसे ज़्यादा क्रेडिट हो जाना, तो ये एंट्री आपकी कहलाएगी कंपाउंड एंट्री, संयुक्त प्रविष्टि। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ एन ऑर्गन दैट कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू एक्शंस। प्रबंधन एक ऐसा अंग है जिसे केवल कार्य के माध्यम से ही परिभाषित किया सकता है। ये परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी, जॉर्ज टेरी ने दी थी, पीटर F. ड्रकर ने दी थी। तो बिल्कुल पीटर F. ड्रकर ने ड्रिंक करके ऐसे ही पीटर F. ड्रकर ने ड्रिंक करके, जिससे उसके ऑर्गन ख़राब हो गए, उसने ये मैनेजमेंट की परिभाषा दी थी। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं तो उसको जानता भी नहीं कि पीटर F. ड्रकर था कौन। वेल, ये वही वाली शीट है जो मैंने पहले भी दिखाई थी आज के ही वीडियो में। इसमें पीटर F. ड्रकर की परिभाषा दी गई है कि मैनेजमेंट, उसके हिसाब से मैनेजमेंट इज़ एन ऑर्गन, ऑर्गन्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड डिफाइंड ओनली थ्रू देयर फंक्शन। ठीक है, इसके बाद टेरी की परिभाषा है, पढ़ लेना। राल्फ C. डेविस की परिभाषा भी आज ही काम आई थी। मैकफार्लैंड की परिभाषा है, लुइस एलन की है, और हेराल्ड कुंटज की परिभाषाएं हैं। सब कहें इन्होंने, प्रबंध शास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से प्रबंध को परिभाषित किया है। रिस्ट्रिक्टिंग कंपटीशन इज अ, प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना है, एक अनुचित व्यापार व्यवहार, एकाधिकारिक व्यापार व्यवहार, प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार। तो ये एक प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार है जब आप कंपटीशन को रोकते हो ग्राहकों को नुकसान पहुंचाने के लिए। मान लीजिए किसी जगह पे किसी चीज़ के 3 व्यापारी हैं और वैसे इनमें कंपटीशन होता है, लेकिन एक दिन बैठ के ये एक गुप्त बैठक लेते हैं कि यार अपन तीनों मिल जाते हैं, अपन तीनों मिलके कार्टेल बना लेते हैं। ग्राहक जाएगा कहाँ, या तो तेरे पास आएगा, या मेरे पास आएगा, या मेरे पास आएगा। जो चीज़ अभी ये कंपटीशन में 100 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये बेच रहे थे, इन तीनों ने मिलके तय किया 150 रुपये से कम में अपन नहीं बेचेंगे, ग्राहक को झक मार के आना पड़ेगा। तो यहाँ आप कंपटीशन को रोक रहे हो। तो जो कंपटीशन एक्ट 2002 आया, उसने इसे कहा कि ये प्रतिबंधित है, इस तरह का व्यापारिक व्यवहार, इस तरह की ट्रेड प्रैक्टिस आप नहीं की जाती, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, सैलरी पेड टू रमेश अ क्लर्क शुड बी क्रेडिटेड। वेल, हमने सैलरी पे की है, तो हमारा कैश गया और हमने रमेश को दिया है, लेकिन रीज़न सैलरी है तो सैलरी को DR करेंगे, तो सैलरी टू कैश होगा। इसने कहा क्रेडिट किसको करना चाहिए, तो कैश खाते को या रोकड़ खाते को क्रेडिट करना चाहिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, C आंसर। द सिस्टम अप्रोच इज़ नॉट प्रोपोगेटेड बाय WG स्कॉट, रॉबर्ट, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर का नाम आज इस वीडियो में कई बार आ गया। खैर, वैसे इन्होंने MBO को प्रतिपादित किया था। सिस्टम अप्रोच में इनका कोई योगदान नहीं था। सिस्टम अप्रोच में इन तीनों का योगदान था, JD थॉमसन, WG स्कॉट और रॉबर्ट। क्या है ये? द सिस्टम अप्रोच इन मैनेजमेंट एम्फेसाइजेज व्यूइंग एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। प्रणाली तंत्र ये मानता है कि जो एक संस्था होती है वो आपस में एक इंटरकनेक्टेड होती है, आपस में जुड़ी होती है, वेयर डिफरेंट पार्ट्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ गोल। ठीक है, जहाँ पे हर पार्ट का एक रोल होता है, वो एक कार्य करता है और उनसे मिलके संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
W.G. Scott, Robert, and J.D. Thomson have contributed to the development of the system approach. Peter Drucker, on the other hand, is known for his work on management by objective. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बुक कीपिंग इज टू. तो बुक कीपिंग का प्राइमरी फंक्शन होता है चीज़ों को रिकॉर्ड करना, लेन देनों के अभिलेखनों की प्रणाली तैयार करना, लेखांकक को जिम्मेदारी सौंपना, वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना या अभिलेखित समंकों का वर्गीकरण करना. देखिए ये दोनों काम जो होते हैं, ये जो दोनों काम हैं ये बुक कीपिंग के तहत किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था प्राइमरी फंक्शन. तो पहला फंक्शन तो ये होता है, एक सिस्टम डेवलप करना नहीं, अकाउंटेंट को जिम्मेदारी देना नहीं, ये काम होता है, ये सेकेंडरी है. प्राइमरी काम है बुक कीपिंग का फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करना. नेक्स्ट, सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 236 इज रिलेटेड टू MOA, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इंटर कॉर्पोरेशन. थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन क्योंकि याद करके जाना पड़ेगा. धारा 236 का संबंध किससे है? तो धारा 236 का जो संबंध है वो है प्रोस्पेक्टस से. ठीक है, आपको ये दिया हुआ होगा ऐसा नहीं है. ये जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ये हिस्सा तो मैंने आपको कुछ साथ ही साथ और धाराएं याद हो जाएं इसलिए. MOA से संबंधित धारा है 256, यानी 256 में इसे परिभाषित किया गया है और विस्तार से नियम इसके धारा 4 में दिए गए हैं. प्रोस्पेक्टस प्रविवरण, जिसके माध्यम से हम लोगों से एप्लीकेशन से इनवाइट करते हैं, लोगों को पता चलता है कि हम नए शेयर से डिवेंचर इशू किए हैं, हम क्या हैं, क्या रुपए चाहते हैं. तो प्रोस्पेक्टस के बारे में परिभाषित है 236 में और सेक्शन 26 से 40 के अंदर इसके बारे में विस्तार से हम नियम पढ़ेंगे. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं उसे डिफाइन किया गया है 2.5 में. ठीक है, ये थोड़ा सा आसान है. आर्टिकल अल्फ़ाबेट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, तो A से स्टार्ट है तो ये थोड़ा जल्दी है और जो MOA है वो थोड़ा पीछे है. ठीक है, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के जो नियम हैं जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसके प्रोसीजर वगैरह हैं वो के बारे में धारा 7 से 12 है. तो ये 3 तो आप याद कर जाना. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 256, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 25 और जो 236 आया है कहीं ना कहीं बीच में प्रोस्पेक्टस. विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन. अर्थमेटिक मीन को आप ग्राफिकली नहीं निकाल सकते. एक्चुअली चतुर्थक, माध्यिका और बहुलक ये सब स्थिति संबंधी माध्य होते हैं. इनको पोजीशन के आधार पे निकाला जा सकता है. इनको टेक्निकली पोजिशनल एवरेज बोलते हैं. तो ग्राफ की मदद से, जैसे अभी थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन और आएगा, जैसे ये ओजाइव कर्व है, ये एक लेस देन जा रहा है, एक मोर देन जा रहा है, तो यहाँ पे आपका मीडियन आ जाएगा. तो मीडियन को आप ग्राफिकली पता लगा सकते हो. इसी तरह से आपके जो क्या बोलते हैं मोड है, उस मोड को आप पता कर सकते हो. ठीक है, ग्राफिकली, लेकिन अर्थमेटिक मीन नहीं पता कर सकते. नॉइज़ और साउंड पॉल्यूशन अकर्स व्हेन साउंड वेव एक्सीड्स. ध्वनि प्रदूषण तब उत्पन्न होता है जब ध्वनि तरंगें बढ़ जाती है 20 या 30 डेसिबल के स्टेज से 30 या 40 डेसिबल से, 40 या 50 से, इनमें से कोई नहीं. इसका आंसर इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशनल माने तो 40-50 डेसिबल के बाद भी अगर साउंड बढ़ जाता है तो नॉइज़ पॉल्यूशन मान जाता है. क्योंकि देखिए पॉल्यूशन की लिमिट सेट की गई है, यानी जो नॉइज़ की है. जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में दिन के समय में 75 डेसिबल तक का साउंड समझो परमिजेबल है, बियॉन्ड दिस. ठीक है, कमर्शियल एरिया में 65 डेसिबल तक का नॉइज़ अलाउड है. रेजिडेंशियल एरिया में 55 डेसिबल तक का साउंड अलाउड है. और जो साइलेंट जोन है जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, कोर्ट्स, इसमें 50 डेसिबल तक का साउंड अलाउड है दिन के समय में और 40 डेसिबल का साउंड अलाउड है शाम के समय में. तो अगर साइलेंट जोन में, यानी इस क्वेश्चन में साइलेंट जोन वर्ड होना चाहिए था, तो साइलेंट जोन में अगर इस लिमिट से एक्सीड कर जाती है शोर की मात्रा तो हम कहेंगे ध्वनि प्रदूषण हुआ है. ठीक है, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. वेल, संगठित मुद्रा बाजार का कौन सा अंग नहीं है?
केंद्रीय बैंक, बिल्कुल केंद्रीय बैंक मनी मार्केट का मेन धुरी वही होता है। कमर्शियल बैंक मनी मार्केट प्लेयर होते हैं। देशी बैंकर, इंडिजीनियस बैंकर या कहें नेटिव बैंकर, ये प्लेयर नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कहीं ना कहीं एक संस्था है, मनी का लेन देन करती हैं, तो और ये भी आरबीआई के कंट्रोल में ही काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संगठित मुद्रा बाज़ार हैं। लेकिन जो देशी बैंकर, देशी साहूकार या इंडिजीनियस बैंकर होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट या ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। वेल, कैश डिस्काउंट गिवन टू अ डेटर मस्ट बी क्रेडिटेड इन डिस्काउंट अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट। सोचो, एक कस्टमर हमें 10,000 रुपये देने आया और समय पे देने आ गया, तो हमने उसको 2% डिस्काउंट दिया। तो एंट्री कुछ कैसे होगी? कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू डेटर या कस्टमर, एक ही बात है। तो इसने क्वेश्चन ये पूछा था कि जो आपने देनदार को डिस्काउंट दी है उससे क्रेडिट किसको किया जाना चाहिए? तो ग्राहक के खाते में, कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट, इन हायर परचेज मेथड द असेट अकाउंट इज़ डेबिटेड। वेल, जब आपने एक कार खरीदी, मान लीजिए कार कैश में आपको मिल रही है 4.25 लाख रुपए की, और अगर आप किश्तों में लेते हो तो वो आपको मिल रही है 5 लाख रुपए की। तो जब आप एंट्री करोगे कार अकाउंट DR टू हायर वेंडर, किराया क्रय पद्धति में आप ये एंट्री करते हो। जब आप कार खरीद के लाते हो तो ये एंट्री आप कैश प्राइस से करते हो। तो इसने पूछा था कि एसेट्स अकाउंट को आप कौन सी वैल्यू से डेबिट करोगे? इसे हम कैश प्राइस से डेबिट करेंगे। नेक्स्ट, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट डिमांड लाइन इज़। वेल, आपका जो मांग वक्र है या जो मांग लाइन है, और अगर वो एक सीधी रेखा है तो ये जो मिड पॉइंट पे होगा, तो मिड पॉइंट पे आपको यूनिट इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी। 45 डिग्री के कोण पर आपको यूनिट इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इकाई के बराबर लोच देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर इज़ द सेम एज द शेयर फॉरफिचर। इसका आंसर ये होगा। अंशों के हरण में और समर्पण में क्या अंतर है? तो मान लीजिए एक बंदे ने एप्लीकेशन के समय जो 3 रुपये मांगे थे दे दिए, अलॉटमेंट के समय जो 3 रुपये मांगे थे वो भी दे दिए, फर्स्ट कॉल के समय हमने 2 रुपये की मांग करी। मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति 2 रुपये देने में असमर्थ है। तो 2 चीज़ें हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि हमने मांग करी, फिर इसको एक बार और नोटिस दिया और इसने हमें पैसा नहीं दिया, तो हमने इसके अंशों का हरण कर लिया। ठीक है, अंशों के हरण से क्या होगा? ये व्यक्ति की मेंबरशिप चली जाएगी, ये कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहेगा, इसका नाम अंशों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा, इसने जो 6 रुपये जमा कराया था वो 6 रुपये हम खा जाएंगे। दूसरा सीन ये हो सकता है कि इस व्यक्ति को पता है कि मैं 2 रुपये, यानी इसके बाद मान लीजिए 1000 शेयर है या 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर पे इसको 20,000 रुपये देने चाहिए, पर वो 20,000 रुपये से नहीं दिए जा रहे, तो ये खुद ही कंपनी के पास आ जाता और ये कह देता कि सर मैं अंशों का समर्पण करना चाहता हूँ। तो ये खुद से अंशों का समर्पण करिए। ठीक वैसे ही वाली बात है कि कोई अगर अपराधी अपराध करके भाग जाता है तो फिर 2 चीज़ें होती है, या तो कुछ दिन के बाद पुलिस उसे धर दबोचती है और लाके उसे जेल में पटक देती है, या वो आके खुद ही सरेंडर कर देता है तो भी उसे जेल में डाल दिया जाता है। पर दोनों में कुछ कुछ अंतर भी होते हैं। जैसे इस मामले में, सरेंडर के मामले में अपराधी को सज़ा हो सकता है थोड़ी कम हो। अंशों के समर्पण में ये अंतर होता है कि उसके बाद वो कानूनन ये 2 रुपये और इसके बाद अगली किस्त वाले 2 रुपये देने के लिए उत्तरदायी नहीं रहता। टेक्निकली ये होता है। अंशों के हरण में ये होता है कि अंशों के हरण करने के बाद भी, अंशों के हरण हो जाने के बाद भी री इश्यू होने तक वो व्यक्ति ये 4 रुपये देने के लिए भी उत्तरदायी होता है। टेक्निकली कानूनन उससे ये 4 रुपये भी वसूले जा सकते हैं अगर अंशों का पुनर्निर्गमन ना हुआ हो। तो हरण और समर्पण में थोड़ा सा अंतर होता है, पर दोनों का प्रभाव वैसे मोटे तौर पे एक जैसे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। According to the traditional approach of money in normal sense, it includes currency and demand deposit, currency and bank deposit, all liquid assets। जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है या जिसे कहें नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी है, मुद्रा की जो संकीर्ण अवधारणा है, उसमें
मुद्रा के अंदर जैसे अपन M1 कहते हैं, M1 में हम दो चीज़ें शामिल करते हैं, जो लोगों के पास करेंसी पड़ी है उसे भी, और जो बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट्स है। बी और सी ऑप्शन में क्या है, सी में इन्होंने लिखा है बैंक डिपॉजिट्स, तो बैंक डिपॉजिट में तो FD भी आ जाती है। तो M1 के अंदर हम केवल डिमांड डिपॉजिट्स को शामिल करते हैं, यानी जो पैसे लोगों ने हमारे पास सेविंग अकाउंट में रख छोड़े हैं या लोगों ने जो पैसा करंट अकाउंट में रख छोड़ा है, हम केवल उसी को कंसीडर करते हैं। तो कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी, जिसको कि नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी भी कहते हैं, उसमें एक तो शामिल है करेंसी और एक शामिल है डिमांड डिपॉजिट। करेंसी क्या होती हैं, फिजिकल मनी लाइक कॉइन एंड पेपर नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, लोगों के पास जो सिक्के और नोट होते हैं, ठीक है, एक वो जो करेंसी है वो मनी में काउंट होती है। और डिमांड डिपॉजिट में बैंक डिपॉजिट दैट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम सच एज करंट एंड सेविंग अकाउंट बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट, अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश एज ए शेयर ऑफ गुडविल, द अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन। जैसे मान लीजिए A और B की एक फर्म है, उसमें एक पार्टनर C आया, C 3 लाख रुपए लाया एज कैपिटल और 50,000 रुपये लाया एज गुडविल। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो ऊपर का पैसा लाया है वो कौन लेगा, ऑब्वियसली बात है A और B लेंगे। किस अनुपात में लेंगे, सेक्रीफाइस के अनुपात में लेंगे, त्याग के अनुपात में लेंगे, यानी इसके आने पर इनके रेशो में जो कमी आई है, इनके आने पे इन्होंने अपने हिस्से में से जो त्याग किया है उस त्याग के अनुपात में इस ख्याति की रकम का बंटवारा किया जाएगा। नेक्स्ट, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क्स आर स्पेसिफाइड इन। कार्यालय में काम कैसे होगा, कार्य का निष्पादन कैसे होगा, कौन से नियम होंगे, कौन से विनियम होंगे, उनका उल्लेख कहाँ किया जाता है, संगठन की नियमावली में कि कार्यालय की नियमावली में, तो इसका जिक्र ऑफिस मैनुअल में किया जाता है, ठीक है। ऑफिस मैनुअल में भाई होता है कि लेटर कौन प्राप्त करेगा, कौन उसे इनवर्ड रजिस्टर में चढ़ाएगा, उसके बाद उसकी फ़ोटोकॉपी करा के किसको दिया जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी नियम होते हैं। लेटर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, तो ये ऑफिस मैनुअल में ये सारा तय होता है। ऑफिस मैनुअल एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे रूल प्रोसीजर और गाइडलाइंस होते हैं, जिसमें पता लगता है कि ऑफिस से कार्यों का परफॉर्मेंस कैसे किया जाएगा। इससे कंसिस्टेंसी रहती है, एरर कम से कम होते हैं, वर्क फ्लो स्मूथ चलता है। Which of the following is not an attribute of production function? Flow concept, state of technology, quantity of input, states of inputs। मतलब कितना प्रोडक्शन होगा, ठीक है, कितना प्रोडक्शन होगा उसको दिखाने के लिए एक प्रोडक्शन फंक्शन बनाया जाता है कि अगर हम इतनी कैपिटल लगाएंगे, इतनी लेबर रखेंगे, इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो कितना क्वांटिटी पैदा होगा, ठीक है, इस तरह से होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और इसमें टेक्नोलॉजी की स्टेट से भी फ़र्क पड़ता है कि हाई टेक्नोलॉजी है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, लो टेक्नोलॉजी है तो लो प्रोडक्शन होगा। इनपुट की क्वांटिटी से भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन इनपुट की स्टेट से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है। द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर इज़ डेबिटेड टू। अगर एक हमारा कस्टमर है, इसने माल वापस कर दिया तो हम सेल्स रिटर्न को DR करेंगे और कस्टमर को CR करेंगे। तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। इसने कहा कि आप माल वापस करने पे किसको DR करोगे, तो हम सेल्स रिटर्न को DR करेंगे, विक्रय वापसी खाते को DR करेंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न खाते को रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी कहते हैं, तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी इसको कहते हैं, ठीक है। In case of installment payment system, the total interest receivable by the seller is credited to। सपोज करो अपन एक दुकानदार हैं और हमने एक कार, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया था, एक कार जो कैश में 4.25 लाख रुपए की है और उसे 5 लाख रुपए में बेचा। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसे हायर परचेज प्राइस, क्योंकि ये किश्त भुगतान पद्धति का क्वेश्चन है, और उधार में हमने उसको 5 लाख रुपए का बेचा। अब ये 5 लाख हमारे पास किश्तों में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कस्टमर को DR करेंगे, सेल्स को CR करेंगे और इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट किया जाएगा। तो हमें जो ब्याज मिलने वाला है, उसके लिए हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे,
जितने का माल बेचा सेल्स अकाउंट में जाएगा, जो ब्याज इन टोटल हमें मिलने वाला है वो हम यहाँ लिखेंगे, है ना। फिर बाद में हर किस्त के समय हम थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अपनी इनकम में, बाद में जब ब्याज का समय आता है तो हम इंटरेस्ट को क्रेडिट किया करते हैं और इंटरेस्ट सस्पेंस को दिया करते हैं। सपोज़ पहली किस्त में जो ब्याज है वो 20,000 है, तो पहले हम फुल ब्याज तो इस खाते में, ब्याज उचंत खाते में जमा कर लेते हैं। नेक्स्ट, चार्टर पार्टी इज़ यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, सपोज़ करो ये हम हैं, हमें यहाँ से 10,000 टन गेहूँ यूएसए भेजना है, तो हम ऑब्वियस ही बात है जो शिपिंग कंपनी है उसके पास जाएंगे और या तो पूरा जहाज़ बुक कराएंगे या जहाज़ में एक स्लॉट है वो हम बुक करेंगे, तो उनके बीच में हमारा जो अग्रीमेंट होगा उसे चार्टर पार्टी अग्रीमेंट कहेंगे। ठीक है, तो अ चार्टर पार्टी ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, शिप का जो मालिक है उसके बीच में, और जो माल एक्सपोर्ट कर रहा है उसको चार्टरर कहा है इस क्वेश्चन में। तो जो शिप ओनर है और चार्टरर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें हम उसका पूरा शिप हायर करेंगे या शिप का एक स्पेस हिस्सा हायर करेंगे ताकि हम गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकें। इट इज़ मेनली यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड वेयर लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स नीड टू बी शिफ्ड थ्रू वेसल। ठीक है, ओवरसीज़ मतलब ओवरसीज़ भिजवाना होता है जहाज़ के थ्रू, ओवरसीज़ यानी विदेश। ठीक है, नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू डेड स्टॉक ऑफ अ बैंक। वेल, ये बैंकिंग कंपनी के अकाउंट से है। जो बैंकों का मृत स्टॉक होता है, इससे पहले समझ लीजिए मृत स्टॉक क्या होता है, फिर आप क्वेश्चन के ऑप्शन समझ पाएंगे। बैंकों के पास बहुत सारा फर्नीचर बैंकों को बनवाना पड़ता है, चेयर, टेबल, डेस्क। ठीक है, बैंक की एक ऑब्वियस सी बात है बिल्डिंग होती है क्योंकि उसके बहुत सारे ऑफिसेज और ब्रांचेस होती हैं, वॉल्ट एंड सेफ तिजोरियाँ होती हैं, कंप्यूटर, एटीएम्स होते हैं, सिक्योरिटी के लिए अलार्म, सीसीटीवी वगैरह होते हैं। ये सब में बैंकों का बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन ये सब बैंक का क्या है, डेड स्टॉक। डेड स्टॉक का मतलब क्या, इससे उनको कोई कमाई नहीं होती है। बैंक लोन देते हैं, एडवांस देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से बैंक को कमाई होती है। इन सब में बैंकों का तगड़ा पैसा लगता है, लेकिन ये डेड स्टॉक होता है क्योंकि इनको बेचा भी नहीं जाता, रीसेल वैल्यू बहुत ज़ीरो होती है और इससे कोई इनकम भी नहीं होती। तो डेड स्टॉक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इनसे बैंकों को लाभ नहीं होता, ये बात सत्य है। इनमें फर्नीचर भवन शामिल है, ये बात सत्य है। इसे बैंक की प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु उपयोग किया जाता है, ये भी सत्य है। ब्रांच देख के, बिल्डिंग देख के, फर्नीचर देख के, वहाँ का एम्बियंस देख के आप इम्प्रेस हो जाते हो, तो प्रतिष्ठा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये एनपीए है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, जब हम किसी को उधार वगैरह देते हैं और वहाँ से ब्याज वगैरह नहीं आता है तो वो चीज़ एनपीए हो जाती है। तो एनपीए एक अलग थ्योरी है। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड इज़, जब हम विदेशी व्यापार करने जाते हैं तो इनमें से क्या समस्या आती है कि हमें आयात का रुपयों में भुगतान करना पड़ता है। तो ये तो कोई समस्या नहीं है, ये उल्टा अच्छा है। अगर सामने वाला पेमेंट के तौर पे हमसे रुपये ले रहा है तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। निर्यात की मात्रा में होने वाली वृद्धि, ये भी कोई समस्या नहीं है। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो ये भी कहीं से समस्या नहीं है। व्यापार की शर्तें प्रतिकूल अगर हैं तो बिल्कुल, व्यापार की प्रतिकूल शर्तें मतलब इसको टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे निकालते हैं, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइजेस, इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइजेस इनटू 100। अगर समझो इसका आंसर 100 से ऊपर आया तो समझो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल है। लेकिन इसका आंसर अगर 100 से नीचे आया, इसका आंसर 100 से नीचे आया तो इसका मतलब है हमारे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कम है, हमारे इंपोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये फिर व्यापार की प्रतिकूल शर्तें कहलाते हैं और ये हमारे विदेशी व्यापार की समस्याओं में से एक समस्या है। सी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, 1991 का जो क्राइसिस आया था भारतीय इकोनॉमी में, जिसके बाद एलपीजी आया था, तो वो क्यों उत्पन्न हुआ, डोमेस्टिक सेक्टर से, एक्सटर्नल सेक्टर से। तो एक्सटर्नल सेक्टर तो था ही था, डोमेस्टिक सेक्टर में भी था। तो इन बोथ 1 और 2, कुछ लोग कहते हैं केवल एक्सटर्नल सेक्टर में प्रॉब्लम थी, पर थोड़ा सर्च करने में मुझे तो लगा कि दोनों में है। देखिए उस समय घरेलू कारण क्या थे, एक तो हमारा राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ा हुआ था, हमारा इन्फ्लेशन जो 4-5-6% होना चाहिए उस समय 13% तक पहुंच गया था, और इंडस्ट्री में स्टैग्नेशन हो गया था, मतलब उत्पादन रुक सा गया था, जॉब्स क्रिएट हो नहीं रहे थे। तो ये समझो आंतरिक संकट के वो कुछ लक्षण थे।
विदेश में देखें तो बाहरी मोर्चे पे देखें तो हम बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा फेस कर रहे थे। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व केवल 2 या 3 हफ्ते के इंपोर्ट का बिल चुकाने भर के ही थे। हमारे पास खाड़ी देशों में युद्ध की वजह से हम महंगे क्रूड ऑयल खरीद रहे थे और हमारे ऊपर ऋणग्रस्तता बढ़ रही थी और हम कहें डेट ट्रैप में फंसने ही वाले थे, ऋण के जाल में फंसने ही वाले थे या ऑलमोस्ट फंस ही चुके थे। तो ये आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के कारण ही रहे जिसकी वजह से हमें आर्थिक सुधारों की तरफ जाना पड़ा। तो सी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हॉथरॉन्स टेस्ट। जॉर्ज एल्टन मेयो ने जो हार्थोन परीक्षण किए उसमें उन्होंने रोशनी, ये फर्स्ट फेज़ में उन्होंने लाइटिंग को कम ज़्यादा करके देखा कि उससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है क्या। मास इंटरव्यूइंग, उन्होंने बहुत सारे कर्मचारियों की मास इंटरव्यू भी की, ये उन्होंने सेकंड फेज़ में किया कि वो काम से कितने संतुष्ट हैं या नहीं हैं। पहले क्लोज क्वेश्चन किए, फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन भी किए। बैंक वायरिंग अवलोकन कक्ष, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम भी, ये वाला थर्ड फेज़ था जहाँ पे कुछ 14 कर्मचारियों का ग्रुप भेजा गया और वहाँ पे हॉथरॉन टेस्ट उनके ऊपर किया गया। वहाँ उन्होंने देखा कि लोगों में बड़ा पीयर प्रेशर होता है, अपने समूह का दबाव होता है। कोई ज़्यादा अच्छा काम करना चाहता है तो भी लोग उसको रोक देते हैं और कोई बहुत ढीला काम करता है तो भी लोग उसको टोक देते हैं। तो रोकना टोकना तो फिर मतलब एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है उसके पीयर प्रेशर से प्रभावित होता है, उसके आसपास के जो जिस तरह के लोग हैं उनसे प्रभावित होता है। लेकिन ये वाला जो है मास असेंबली रूम, ये नहीं था, यानी इसके टेस्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज़ में ये थे, ये चौथा नहीं था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन जब हम निकालने जाते हैं तो उसमें हम रेंज भी निकालते हैं और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालते हैं, क्वार्टाइल रेंज भी निकालते हैं और कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज या कॉफिशिएंट ऑफ क्यूडी भी निकालते हैं, मीन डिवीजन भी निकालते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन भी होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी। लेकिन जहाँ जहाँ कॉफिशिएंट वर्ड आ जाता है ना वो सब रिलेटिव मेजर होते हैं, है ना। ये जो इस तरफ लिखे हुए हैं ये हैं अपकिरण के निरपेक्ष माप। एक तो इसकी लिस्ट आप याद करके जाना, और जो माप परसेंटेज में या गुणक कॉफिशिएंट के तौर पे निकाले जाते हैं उनको अपन बोलते हैं सापेक्ष माप। तो इसमें से पूछा था तो MD बोला है ना तो ये निरपेक्ष है, प्रमाप विचलन बोला है ये भी निरपेक्ष है, वेरियांस है वो भी निरपेक्ष है, लेकिन जो विचरण का गुणांक है, गुणांक, वो आपका सापेक्ष माप है ना। जैसे मैं अगर यूँ बोलूँ कि जैसे कोई बच्चा बोले कि मैं क्लास में सेकंड आया, है ना, तो आपको लगेगा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बच्चा है, 2 सेकंड नंबर आया। लेकिन जब आपको ये पता लगे कि 2 ही दौड़ रहे थे और उसमें से वो सेकंड आया तो इसका मतलब वो सबसे लास्ट में आया, तो बाद में आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर हुई। मैं कहना ये चाहता हूँ निरपेक्ष माप से कुछ क्लियर नहीं होता, सापेक्ष माप से बहुत क्लियर होता है। जैसे अगर एक व्यक्ति कहे कि मेरे 45 नंबर आए और दूसरे व्यक्ति कहे मेरे 75 नंबर आए, प्राइमा फेसी आपको लगेगा ये होशियार है। लेकिन अगर आपको पता लगे कि इसने 45 जो स्कोर किया है वो 50 में से किया है और इसने 75 ने जो स्कोर किया है उसने 100 में से किया है, तो तब आपको सापेक्ष स्थिति देखने पे पता लगा कि कौन बेटर कर रहा है। तो अपकिरण के सापेक्ष माप के तहत विचरण गुणांक निकाला जाता है जिसके अंदर हम कंसिस्टेंसी देखते हैं कि कौन कितना कंसिस्टेंट है या कौन कितना इर्रेगुलर है, तो उसको देखने के लिए CV निकाला जाता है और ये अपकरण का सापेक्ष माप है। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ द ओजाइव कर्व वी कैन एस्टिमेट। ओजाइव कर्व की मात्रा मदद से आप मीडियन की कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप एक होता है लेस देन सीरीज़ को कर्व पे दिखाते हो और एक फिर आप मोर देन सीरीज़ को कर्व पे दिखाते हो, तो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे आपका मीडियन आ जाएगा। तो लेस देन ओजाइव कर्व, मोर देन ओजाइव कर्व, इनके इंटरसेक्शन बिंदु से आप मीडियन की गणना कर सकते हो। वैसे केवल लेस देन ओजाइव कर्व से भी आप मीडियन निकाल सकते हो और दोनों के इंटरसेक्शन से भी आप ओजाइव कर्व निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है, इसको हिंदी में तोरण वक्र, हाँ लिखा हुआ है ना, तोरण वक्र की सहायता से हम माध्यिका की गणना कर सकते हैं। ठीक है, बहुलक की गणना अपन हिस्टोग्राम से करते हैं और समांतर माध्य की
ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से गणना नहीं की जा सकती। आज ही वीडियो में अपन ने देखा। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन आने जा रहा है, कैश विड्रॉल बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू। अगर एक ओनर है वो कैश विड्रॉ करता है, फर्म से पैसे निकालता है, तो कैश जा रहा है। हमें पता है एक व्यापारी होता है और एक व्यापार होता है, तो अगर ये इस व्यापार में से पैसे निकाल रहा है तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पास पैसा आ रहा है, लेकिन हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो कैश को सीआर किया जाएगा। और आप ड्राइंग को डीआर कर सकते हो, या आप चाहो तो डायरेक्ट कैपिटल को भी डीआर कर सकते हो। तो अच्छा तो होता है कि आप ड्राइंग को डीआर करो। तो 2 और 3 ये दोनों ऑप्शन दे रखे ना, तो 2 या 3 आप आन खाते या पूंजी खाते में से किसी को डीआर कर सकते हो। ठीक है। सो इसी के साथ ये ख़त्म हुआ। होप आपको जो मैंने सवालों का एक्सप्लेनेशन दिया वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप हमारा वीडियो लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के नीचे PDF अवेलेबल है, ठीक है, तो वो PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। कोई दिक्कत आ रही हो, PDF नहीं मिल पा रही हो, या कोई और आपको बात कहनी हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय।